हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा जुलाई मंथ का आरबीआई नाउ का सीरीज। इसमें हम आरबीआई करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवरेज करेंगे और ये आपको सारे बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 6 सितंबर को आपकी सीडबी ग्रेड ए एंड बी और यहाँ पे पीएफआरडी ग्रेड ए के एग्जाम है और यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे इस वीडियो में भी कंटेंट देंगे। अब देखो, हर बार की तरह हम आरबीआई नाउ के सीरीज में आरबीआई और बाकी रेगुलेटर का कंटेंट तो देते ही है, सो उसमें ऑलरेडी पीएफआरडी ऐड हो जाता है। लेकिन उसमें हम यहाँ पे इस बार पीएफआरडी के रिलेटेड जो यहाँ पे पेंशन के रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे सिडबी के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आरबीआई और बाकी रेगुलेटर का करंट अफेयर्स कवर करेंगे और यहाँ पे उसके बाद पीएफआरडीए और सिडबी के अलग अलग सेक्शन रखेंगे और यहाँ पे उसका टाइम स्टैम्प भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का हमने पीडीएफ भी बनाया है जिससे आपका रिवीजन फास्ट हो। अब यहाँ पे ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो? देखिए, हमारे अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको सब्सक्राइब के बाजू में एक जॉइन बटन दिखेगा। उस जॉइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एसएनएट ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। RBI grants scheduled bank status to NSDL Payments Bank. To attain scheduled bank status, a bank must have a minimum paid up capital of rupees how much lakh? इसका आंसर बताया गया ₹5 लाख। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या क्या बताया गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि आरबीआई ने NSDL Payments Bank Limited को RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में इंक्लूड कर दिया। साथ ही ये इंक्लूजन आरबीआई के पास सेक्शन 42(6)(a) के अंडर दिए गए पावर्स के थ्रू किया गया। अब यहाँ पे इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, NSDL पेमेंट्स बैंक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। साथ ही इस डिसीजन के बाद NSDL पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिल गया और अब शेड्यूल्ड बैंक बनने के बाद अब ये बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से बोरो कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब क्या यहाँ पे इस तरह के बाकी पेमेंट्स बैंक को भी ये स्टेटस मिला है? बिल्कुल मिला है। बोला गया कि NSDL पेमेंट्स बैंक अब इंडिया का 5th पेमेंट बैंक बन गया है जिसे शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस मिला है। उसके पहले के 4 पेमेंट बैंक कौन से हैं? वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देन फिनो पेमेंट बैंक्स, देन एयरटेल पेमेंट बैंक्स और यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा शेड्यूल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, शेड्यूल्ड बैंक्स उन बैंक्स को कहते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में लिस्टेड होते हैं। साथ ही यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक्स 2 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और यहाँ पे शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक बनने के लिए आपके पास क्या चाहिए? जब बोला गया कि शेड्यूल्ड बैंक बनने के लिए बैंक के पास कम से कम 5 लाख का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचोगे इतना कम, लेकिन यहाँ बताया गया कि अगर यहाँ पे कमर्शियल बैंक के रूप में आपको काम करना है तो आरबीआई बोलती है कि आपके पास मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ तक का होना चाहिए। अब यहाँ पे इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई से बैंक रेट से लोन ले सकता है। उसके बाद आगे बताया गया कि ये बैंक क्लियरिंग हाउसेस के ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं। साथ ही यहाँ पे ये आरबीआई के साथ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स को रीडिस्काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। लास्ट में हम यहाँ पे NSDL पेमेंट बैंक के कुछ स्टैटिक फैक्ट दिखते हैं। यह बोला गया कि इसके चेयरमैन है धनंजय तांबे, उसके बाद इसके सीईओ है अभिजीत कमलापुरकर, साथ ही इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र और ये बैंक 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, गवर्नमेंट्स RRB कंसोलिडेशन ड्राइव रिड्यूसेस RRBs फ्रॉम 196 टू हाउ मेनी अंडर वन स्टेट वन RRB पॉलिसी? इसका आंसर बताया गया 28। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया वो देखते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2005-06 में रीजनल रूरल बैंक्स का स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था। उसका एम क्या था? उसका एम था कि यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और यहाँ पे रूरल एरियाज में सर्विस डिलीवरी को बेटर बनाना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आरआरबी का अमलगमेशन कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, यहाँ पे फेज 1 हुआ था 2005-2010 में। यहाँ बोला गया कि फेज 1 में 2005 से 2010 तक 196 रीजनल रूरल बैंक्स को रिड्यूस करके 82 बनाया गया। अब यहाँ पे वो कैसे किया गया? देखिए, इसमें ये काम किया गया कि यहाँ पे इस फेज में सेम स्पॉन्सर बैंक के अंडर एक स्टेट के रीजनल रूरल बैंक्स को मर्ज किया गया। ये आपको क्लियर है? उसके बाद आता है फेज 2 अमलगमेशन जो होता है फ्रॉम 2012 टू 2014, जहां बोला गया कि फेज 2 में 2012 से 2014 के बीच
रीजनल रूरल बैंक्स को 82 से 56 तक रिड्यूस किया गया। और यहाँ पे इसमें क्या काम किया गया, इस फेज में डिफरेंट स्पॉन्सर बैंक्स के रीजनल रूरल बैंक्स को स्टेट के अंदर मर्ज किया गया, मेनली जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर। उसके बाद आता है फेज 3 ऑफ अमलगमेशन, जो अब स्टार्ट हुआ था इन 2019। अब यहाँ पे इसमें क्या काम किया गया, यह बोला गया कि फेज 3 में 2019 से वीकर रीजनल रूरल बैंक्स को स्ट्रॉन्गर रीजनल रूरल बैंक्स के साथ मर्ज किया गया। साथ यहाँ पे इस फेज के एंड में मार्च 2021 तक रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या 56 से 43 हो गई। अब यहाँ पे हमने इतना तो अमलगमेशन कर दिया, सो यहाँ पे उससे कुछ बेनिफिट्स हुए क्या। सो यहाँ पे देखो, कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स बोलते हैं कि इसके बेनिफिट्स हुए। यहाँ बोला गया कि भाई नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ने एक स्टडी की थी जो अब पोस्ट अमलगमेशन रीजनल रूरल बैंक्स की परफॉर्मेंस पर बेस्ड थी। और अब इस स्टडी में ये बताया गया कि अब रीजनल रूरल बैंक्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस और अब फाइनेंशियल वायबिलिटी इंप्रूव हो गई है। अब यहाँ पे इसके बाद आरबीआई ने भी एक रिपोर्ट निकाली और वहां पे उसने कुछ डिटेल्स में बताया कि यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट हुई है। सो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सैल्यूटरी पब्लिकेशन रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-2021 में पब्लिश किए थे। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बताया ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो और यहाँ पे इसका सोर्स आरबीआई है, सो इसलिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बोला गया कि इस स्टडी ने दिखाया कि यहाँ पे अमलगमेटेड रीजनल रूरल बैंक्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी और परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हर फेज के बाद प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबिलिटी वायबल रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या बढ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी कम हुए हैं। आगे बताया गया कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का एक रीजन है कि यहाँ पे इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, जो यहाँ पे वीक बैंक्स को दिया गया। साथ ही यहाँ पे लीवरेज रेशियो और यहाँ पे रिजर्व टू कैपिटल रेशियो दोनों में इंप्रूवमेंट देखा गया। अब देखो यहाँ पे नाबार्ड भी बोल रहा है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ और यहाँ पे आरबीआई भी बोल रहा है इंप्रूवमेंट हुआ। सो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने और अमलगमेशन किया। सो यह बताया गया कि फेज 4 मई 1, 2025 से इफेक्ट हुआ, जिसमें आरआरबीज को 43 से रिड्यूस करके 28 कर दिया गया। साथ ही ये फेज 26 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है और यहाँ पे इस बार 1 स्टेट 1 रीजनल रूरल बैंक्स प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। अब यहाँ पे ये 1 स्टेट 1 आरआरबी प्रिंसिपल क्या है, देखिए बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है और यहाँ पे इसका मकसद है कि यहाँ पे हर स्टेट में सिर्फ एक ही रीजनल रूरल बैंक हो और यहाँ पे वो एक आरआरबी किसी मेजर पब्लिक सेक्टर के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, जिससे स्केल और स्टेबिलिटी इंश्योर हो। अब यहाँ पे आपको रीजनल रूरल बैंक से कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पे कब से आया। सो बोला गया कि रीजनल रूरल बैंक 1975 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एस्टेब्लिश किए गए थे, जिसकी डेट थी 26 सितंबर 1975। साथ ही उसके बाद आरआरबीज को रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 के अंडर फॉर्मुलाइज किया गया और यहाँ पे उनका गोल क्या है। देखिए उनका मेन गोल है कि यहाँ पे रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पेशली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आरआरबीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होता है। सब बोला गया कि उसमें 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके होता है 35% होता है स्पॉन्सर बैंक का और 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे हर रीजनल रूरल बैंक का ऑथराइज कैपिटल 2000 करोड़ है। साथ ही यहाँ पे मिनिमम इशूड कैपिटल 1 करोड़ होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ग्रॉस एनपीए ड्रॉप फ्रॉम 9.11% इन फाइनेंशियल ईयर 21 टू हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 25। इसका आंसर बताया गया 2.58%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बताया गया, ये समझने से पहले हम इसके रिलेटेड कुछ टर्म समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एनपीए डेट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे जब भी कोई कस्टमर बैंक से लोन लेता है तो यहाँ पे उसे वो लोन ईएमआई में पे करना पड़ता है या फिर ओवर ड्राफ्ट इंटरेस्ट में पे करना पड़ता है। सो यहाँ पे जब वो पेमेंट करता है, उस पेमेंट के बीच में अगर वो पेमेंट 90 दिन तक नहीं करता तो फिर उस लोन को एनपीए डेट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया जाता है। अब यहाँ पे इसी के रिलेटेड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये होता है कि यहाँ पे बैंक के टोटल लोन पोर्टफोलियो में यहाँ पे कितना एनपीए क्लासिफाई किया गया है, सो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस एनपीए। साथ ही इसमें और एक टर्म होता है डेट इज ग्रॉस एनपीए रेशियो। ये भी बड़ा सिंपल होता है, ये होता है रेशियो बिटवीन ग्रॉस एनपीए जो मैंने आपको अभी पढ़ाया
डिवाइड बाय टोटल एडवांसेस, यानी कि टोटल लोन जो यहाँ पे बैंक ने दिए। सो क्लियर हो गए तीनों टर्म्स। अब हम आगे देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजनल डाटा के हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले 5 सालों में लगातार कम हुए। अब यहाँ पे उसका डाटा आरबीआई ने बताया। यहाँ बताया गया कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 9.11% था, जिसका टोटल अमाउंट था 6.16 लाख करोड़। लेकिन 2024-25 में वो कम होके 2.58% हो गया, डेट इज अबाउट 2.83 लाख करोड़। ये एक यहाँ पे बड़ी गिरावट है। लेकिन ये गिरावट आई क्यों? देखिए यहाँ पे इसमें फाइंडिंग्स में ये बताया गया कि ये गिरावट मेनली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुआ। और यहाँ पे ये आईबीसी क्या करता है? देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड डेट इज आईबीसी ने नॉन पेयर को कंपनी के मैनेजमेंट से हटा दिया और यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर्स को रिजोल्यूशन प्रोसेस से बाहर कर दिया। जना के बताया गया कि टाइम पर डिफॉल्ट की पहचान से नए एनपीएस का लेवल पीएसबीएस के लिए 1% से भी कम हो गया। साथ ही पे मार्च 2018 में फ्रेश एनपीएस 8.35% तक पहुंच गए थे, जो अब काफी कम हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लाइन करने के लिए आरबीआई ने क्या क्या मेजर्स लिए। देखिए सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में लागू हुआ था और ये डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के रिजोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब यहाँ पे इसने कैसे काम किया वो आप देखो। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू 3171 डिस्ट्रेस्ड कंपनी के 1119 केसेस रिजॉल्व हुए और अब दिसंबर 31 2024 तक इन केसेस से 3.6 लाख करोड़ की रिकवरी हुई, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पे इससे पहले क्या होता था? देखिए यहाँ पे इसके पहले के बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम ने 1987 से 30 सालों में सिर्फ 3500 से कम केसेस ही रिजॉल्व किए। सो इससे यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अच्छा काम कर रहा है। उसके साथ यहाँ पे आरबीआई ने पुराने कानून जैसे कि यहाँ पे सरफासी एक्ट 2002, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी ऑफ द डेब्ट्स एंड द बैंक्रप्सी एक्ट 1993, इन जैसे कानूनों में चेंजेस करके रिकवरी प्रोसेस को फास्ट कर दिया। और यहाँ पे आगे बताया गया कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के लिए केसेस हैंडल करने का फाइनेंशियल लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे कभी भी जब बैंक लोन देता है तो यहाँ पे कस्टमर के एसेट की वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर हमने वहां पे कुछ गलती कर दी तो यहाँ पे लोन एनपीए हो सकता है। सो इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने वैल्यूएशन पे भी ध्यान दिया। यह बोला गया कि आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉलो करना मैंडेटरी बनाया। साथ ही यहाँ पे वैल्यूएशन का काम इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड वैल्यूअर से करवाना जरूरी है ताकि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। और यहाँ पे 50 करोड़ या उससे ज्यादा के एसेट्स के लिए कम से कम 2 अलग वैल्यूअर्स की रिपोर्ट लेना कंपलसरी है। क्लियर हो गया आपको? इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया, RBI's financial inclusion index rises 4.3% to how much in financial year 25? इसका आंसर बताया गया 67। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये एक तरह का प्रोसेस होता है जहाँ पे जो वुल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि वीकर सेक्शन या फिर लो इनकम ग्रुप्स, उन्हें यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रहे या नहीं, उसके बाद यहाँ पे टाइमली या फिर एडिक्वेट क्रेडिट मिल रहा है नहीं, वो यहाँ पे देखा जाता है। ये अगर मिल रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। लेकिन अगर सोचो कि आगे जाके गवर्नमेंट या फिर आरबीआई बोलती है कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले से ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे गांव में बैंक आने के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं? यहाँ क्योंकि सोचो कि अगर गांव में बैंक खोला गया है लेकिन अगर उस बैंक में गांव वालों के अकाउंट ही नहीं है या फिर उन्हें उससे लोन ही नहीं मिलते, तो फिर क्या हम उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन या मेजर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो उसके लिए यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए जिससे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेजर कर सके और उससे हम पता कर सके कि यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना बड़ा है और यहाँ पे क्या हम उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं।
राइट। सो उसी के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला गया था और यहाँ पे उसके बारे में डाटा आरबीआई ने अभी दिया है। सो अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया वो देखो। यहाँ बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेवल को मेजर करता है। साथ ही यहाँ पे अभी का दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर 2024-25 में 4.3% इंक्रीज हुआ है, जब बताया गया कि पिछले साल मार्च में वो था 64.2 और यहाँ पे इस साल वो बढ़ के हो गया है 67। अब यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बनाया और अब इसका एम क्या था। इसका एम है कि पूरे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ओवरऑल लेवल ट्रैक करना। साथ ही यहाँ पे आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अगस्त 2021 में लॉन्च किया था, जो पे मार्च 2021 तक के डाटा पर बेस्ड था। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया। इससे बोला गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, पोस्टल और पेंशन सेक्टर्स का डाटा इंक्लूड करता है। साथ ही यहाँ पे ये इंडेक्स एक वैल्यू देता है जो 0 से 100 के बीच में होती है। अब यहाँ पे इस वैल्यू का मतलब क्या होता है। इसमें यहाँ पे 0 का मतलब होता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 100 का मतलब होता है फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि पूरी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे फाइनेंशियल इंडेक्स तैयार करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर यूज किए। यह बोला गया कि इसमें 3 बड़े पैरामीटर यूज किए गए हैं। एक है इसमें एसेस, जिसका वेट है 35%, और यहाँ पे इसका मतलब है कि फाइनेंशियल सर्विस की पहुंच और पे अवेलेबिलिटी। उसके बाद है यूसेज, जिसका वेट है 45%। इसका मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे पहुंच रही है, लेकिन क्या उसका यूज हो रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी, जिसका वेट है 20%, यानी कि दिखाता है कि अब फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन और यहाँ पे सर्विस इक्वालिटी। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया। यह बोला गया कि इस इंडेक्स का कोई फिक्स्ड बेस ईयर नहीं है। साथ ही यहाँ पे आरबीआई इस इंडेक्स को हर साल जुलाई में पब्लिश करता है। क्लियर हो गया, इतना था इस करंट अफेयर में। एज पर आरबीआई रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल साउथ फॉर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स। इसका आंसर है फर्स्ट। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, ये समझने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एफपीआई और एफडीआई क्या है। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में फोकस करता है, यानी कि वो थोड़े देर के लिए पैसा लगाता है और यहाँ पे जब भी उसे प्रॉफिट होता है फिर वो यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाता है। सो वो बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। लेकिन यहाँ पे एफडीआई ऐसा नहीं होता। एफडीआई यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोचता है। जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है कि उस कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा और यहाँ पे ग्रोथ होने के बाद उसके शेयर बेच के उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो यहाँ पे वो बेसिकली ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आरबीआई ने इसमें क्या बोला। यह बोला गया कि आरबीआई के जून 2025 बुलेटिन के अकॉर्डिंग इंडिया डिजिटल इकोनॉमी के फील्ड में ग्लोबल साउथ का टॉप ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया। सो यहाँ पे याद रखें कि हम डिजिटल इकोनॉमी के फील्ड की बात कर रहे हैं और वो भी हम ग्लोबल साउथ की कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल साउथ होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज। सो उनमें हम टॉप ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। साथ ही यहाँ पे 2020 से 2024 के बीच इंडिया ने डिजिटल सेक्टर्स में टोटल $114 बिलियन का ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया और ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है किसी भी ग्लोबल साउथ कंट्री के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोबल एफडीआई रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या था। यहाँ बोला गया कि इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया दुनिया का 16th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट बन गया, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना एफडीआई है उसमें इंडिया का रैंक 16th है। लेकिन यहाँ पे इंडिया से एफडीआई बाहर भी गया है। यह बताया गया कि आउटवर्ल्ड एफडीआई में इंडिया ने कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया। सो बताया गया कि उसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, देन गैस, देन वाटर, देन फाइनेंशियल सर्विसेज, देन यहाँ पे इंश्योरेंस और बिजनेस सर्विसेज सेक्टर। साथ ही यहाँ पे सिंगापुर, मॉरिशस और जर्मनी में आउटवर्ल्ड एफडीआई के टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज थे। उसके बताया गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया। यह बोला गया कि मई 2025 में इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का नेट इनफ्लो $1.7 बिलियन रहा। साथ ही ये जो इनफ्लो है वो मेनली इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ। सो क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, आरबीआई एक्सटेंड्स कॉल मनी मार्केट टाइमिंग्स बाय हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम जुलाई 1, 2025। इसका आंसर बताया गया 2 आवर्स।
अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉल मनी मार्केट क्या है। यार देखिए, बैंक के तो अपनी कमाई होती है, लेकिन यहाँ पे उसे खर्चा भी करना पड़ता है या फिर उसे कुछ कैपिटल अलग से रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उसे यहाँ पे कैपिटल रखना पड़ता है फॉर SRR, देन उसे रखना पड़ता है फॉर CRR। साथ ही यहाँ पे उसके बाद जो डिपोजिट होते हैं उस पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद उसने जो लोन लिया रहता है उसके जो NPA लॉसेस होते हैं वो भी उसे झेलना पड़ता है। उसी के साथ डे टू डे ऑपरेशन के लिए उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करना पड़ता है। तो अब सोचो कि इतना सारे एक्सपेंसेस होने के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है जब यहाँ पे बैंक के पास कुछ अर्जेंट काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। तब यहाँ पे एक बैंक दूसरे बैंक से जब लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉल मनी। और जो मार्केट ये नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसे हम बोलते हैं कॉल मनी मार्केट। क्लियर हो गया? सो अब देखते हैं यहाँ पे कॉल मनी मार्केट के बारे में क्या बोला गया। देखिए, कॉल मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म इंटर बैंक लेंडिंग बोरिंग सिस्टम है जो सिर्फ बैंक और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के लिए होता है। अब यहाँ पे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर मतलब क्या? ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पे RBI अप्रूव करता है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर सकते हैं या फिर वो रेपो मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इस मार्केट में सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स एंट्री ले सकते हैं जो RBI के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक्सेस रखते हैं। अब यहाँ पे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? या देखिए, इसके अंदर रेपो रेट ट्रांजेक्शन होते हैं। अब देखो, RBI ने ये बोला कि जो इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट है उसका हम ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट की ट्रेडिंग आवर्स 2 घंटे बढ़ा दिए हैं। साथ ही यहाँ पे नए टाइमिंग 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि अब मार्केट सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा। और इसके पहले क्या होता था? इसके पहले ये 9 बजे से 5 बजे तक होता था। साथ ही यहाँ पे RBI ने रेपो ट्रांजेक्शन की भी टाइमिंग रिवाइज की है। या बोला गया कि RBI ने मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो ट्रांजैक्शन के क्लोजिंग टाइम को भी रिवाइज किया। साथ ही अब ये ट्रांजैक्शन शाम 4 बजे तक होंगे। ये रूल 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। और अब पहले कितना था? यहाँ पहले ट्रांजैक्शन 2:30 या 3 बजे तक कंप्लीट होते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ बोला गया कि ये जो रिकमेंडेशन है उसके लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप निकाला था जो निकाला था इन फरवरी 2025। और यहाँ पे उसके चेयरमैन थे राधा श्याम राठौर जो RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और अब ग्रुप का काम RBI रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स के ट्रेडिंग और सेटलमेंट टाइमिंग्स का डिटेल रिव्यू करना था। साथ ही यहाँ आगे बताया गया कि अब बाकी जो मार्केट्स है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि बाकी मार्केट जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट्स के ट्रेडिंग आवर्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, as per Reserve Bank of India report, India records current account surplus of USD how much billion in Q4 financial year 25? इसका आंसर बताया गया 13.5 बिलियन। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले हम थोड़े कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला करंट अकाउंट, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है x माइनस एम प्लस NY प्लस NCT। अब यहाँ पे x माइनस एम होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही जो NY होता है वो होता है नेट अर्निंग्स फ्रॉम अब्रोड और जो NCT होता है वो होता है नेट ट्रांसफर पेमेंट्स। सो इन सम का एडिशन यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर सरप्लस होता है। वह पे डिपेंड करता है कि कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है। देखो, जब कोई यहाँ पे इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री के बैंक से लोन लेता है तब हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। क्लियर हो गए दोनों कंसेप्ट? अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया है वो हम देखते हैं। यदि किसी में बताया गया कि RBI ने फाइनेंशियल 25 के Q4 डाटा जनवरी से मार्च का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डाटा रिलीज किया। अब यहाँ पे ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसे देख लेते हैं। यहाँ बोला गया कि इस क्वार्टर में इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस USD 13.5 बिलियन था जो GDP का 1.3% है। और यहाँ पे ये Q4 फाइनेंशियल 24 के USD 4.6 बिलियन दैट इज 0.5% ऑफ GDP से काफी ज्यादा है। और अब Q3 फाइनेंशियल 25 के डेफिसिट USD 11.3 बिलियन 1.1% ऑफ GDP से एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड है। अब हम यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ बताया गया कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट USD 59.5 बिलियन रहा, जब Q3 फाइनेंशियल 25 के USD 79.3 बिलियन से कम है, लेकिन Q4 फाइनेंशियल 24 के USD 52 बिलियन से ज्यादा है। साथ ही यहाँ पे नेट सर्विसेज रिसीव्ड बढ़कर USD 53.3 बिलियन हो गए, जो लास्ट ईयर के USD 42.7 बिलियन से ज्यादा है, जो मेनली सर्विस एक्सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से है। और अब पर्सनल रेमिटेंस की बात करें, यानी कि पैसा जो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियंस भेजते हैं, वह बढ़कर USD 33.9 बिलियन हो गया, जो पिछले साल USD 31.3 बिलियन था।
आगे बताया गया है कि प्राइमरी इनकम आउटगो जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड्स या फिर इंटरेस्ट वो यहाँ पे USD 11.9 बिलियन रहा, जो पे Q4 फाइनेंशियल 24 के USD 14.8 बिलियन से कम है। साथ ही यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नेट इनफ्लो सिर्फ यहाँ पे USD 0.4 बिलियन रहा, जो Q4 फाइनेंशियल 24 के USD 2.3 बिलियन से काफी कम है। यानी कि अब इस क्वार्टर में हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम आया और यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में USD 5.9 बिलियन का नेट आउटफ्लो हुआ, जबकि यहाँ पे पिछले साल सेम पीरियड में USD 11.4 बिलियन का इनफ्लो था। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कम है। नेक्स्ट बताया गया कि एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स में नेट इनफ्लो USD 7.4 बिलियन रहा, जो पे Q4 फाइनेंशियल 24 के USD 2.6 बिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब इस क्वार्टर में हमारे इंडियन कंपनीज ने बाहर के बैंक से ज्यादा लोन लिया। साथ ही यहाँ पे NRI डिपॉजिट्स में नेट इनफ्लो USD 2.8 बिलियन रहा, जबकि पिछले साल ये USD 5.4 बिलियन था। सो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियंस भी इंडिया में आके डिपॉजिट नहीं कर रहे और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में USD 8.8 बिलियन का इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग Q4 फाइनेंशियल 25। ऑल्दो यहाँ पे पूरे साल में रिजर्व्स में डिक्लाइन आया। अब हम आगे देखते हैं एनुअल परफॉर्मेंस। यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ बोला गया कि फाइनेंशियल 25 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट USD 23.3 बिलियन रहा, जो GDP का 0.6% था। साथ ही यहाँ पे फाइनेंशियल 24 में ये यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट USD 26 बिलियन 0.7% ऑफ GDP था, मतलब कि फाइनेंशियल 25 में इम्प्रूवमेंट आया। और यहाँ पे इस इम्प्रूवमेंट का रीजन क्या है? यह बोला गया कि इसका रीजन है हायर नेट इनविजिबल रिसीप्ट्स, स्पेशली सर्विसेज और रेमिटेंसेज। नेक्स्ट यह बताया गया कि फाइनेंशियल 26 में करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 1% ऑफ GDP रहने का एस्टिमेट है। लेकिन यहाँ पे हम तब सोच रहे हैं जब यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइस USD 70 पर बैरल के आसपास स्टेबल रहे। उसके बाद यहाँ पे बात की है अबाउट द एनुअल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। यहाँ बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल 25 में सिर्फ USD 1 बिलियन रहा, जो पे फाइनेंशियल 24 के USD 10.2 बिलियन से काफी कम है। इसका मतलब यहाँ पे इंडिया में इस साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ। साथ ही यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी फाइनेंशियल 25 में USD 3.6 बिलियन रहा, जो यहाँ पे फाइनेंशियल 24 में USD 44.1 बिलियन था, मतलब काफी गिरावट आई। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कम आया। उसके बाद यह बात की है अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यह बताया गया है कि फाइनेंशियल 25 में ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व USD 5 बिलियन से कम हुए, लेकिन यहाँ पे Q4 फाइनेंशियल 25 में रिजर्व्स में USD 8.8 बिलियन का पॉजिटिव एडिशन हुआ था। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच रेगुलेटर इशूड फाइनल गाइडलाइंस ऑन ड्यू डिलिजेंस ऑफ AEPS टच फंड ऑपरेटर्स। इसका आंसर बताया गया RBI। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया उसके पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। अब देखो, एक यहाँ पे बैंक है ABC बैंक, और उसे यहाँ पे रूरल के लोगों को बैंकिंग सर्विस देनी है। लेकिन यहाँ पे बैंक तो सिटी में है, तो यहाँ पे रूरल के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज कैसे देंगे? तो उसके लिए होता है आधार इनेबल्ड टच पॉइंट ऑपरेटर। ये करता है कि ये यहाँ पे बैंक का एजेंट बन के यहाँ पे रूरल के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई कस्टमर बैंक में आता है तो हम उससे यहाँ पे KYC के डॉक्यूमेंट लेते हैं या फिर यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन करते हैं। सो क्या ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रेगुलेटर ने इन आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का भी KYC या फिर ड्यू डिलिजेंस करे? राइट। तो उसके लिए यहाँ पे इस करंट अफेयर में नए रूल्स बताए गए। तो चलिए देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए, यहाँ बताया गया कि RBI ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स के लिए फाइनल गाइडलाइन इशू की है। अब यहाँ पे पहली बात ये क्यों निकाला गया? देखिए, इसका एम है कि यहाँ पे कस्टमर्स को आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाना और यहाँ पे AEPS सिस्टम में ट्रस्ट बनाए रखना। आगे बोला गया कि AEPS एक सिस्टम है जो आधार ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एनेबल करता है, जिसे NPCI ऑपरेट करता है। अब हम देखते हैं कि AEPS टच पॉइंट ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है। देखिए, यहाँ बोला गया है कि AEPS टच पॉइंट ऑपरेटर यानी कि ATO वो व्यक्ति होता है जिसे एक्वायरिंग बैंक ऑनबोर्ड करता है ताकि वो AEPS टच पॉइंट्स को ऑपरेट करे। साथ ही यहाँ पे ये ऑपरेटर्स कस्टमर के आधार नंबर और बायोमेट्रिक या फिर OTP क्रेडेंशियल से ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिकेट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि RBI ने इनके लिए क्या रूल्स निकाले। यह बोला गया कि AEPS टच पॉइंट ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करने से पहले उनका कस्टमर ड्यू डिलिजेंस या नो योर कस्टमर KYC करना मैंडेटरी है। साथ ही अगर यहाँ पे AEPS टच पॉइंट ऑपरेटर ऑलरेडी बिजनेस करस्पॉन्डेंट या फिर सब एजेंट के रूप में KYC प्रोसेस से गुजर चुका है तो वही KYC यूज की जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऑपरेटर इनएक्टिव हो तो
यहाँ बोला गया कि अगर कोई APS टच पॉइंट ऑपरेटर 3 महीने तक एक्टिव नहीं रहता, यानी कि कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन नहीं करता, तो फिर बैंक को दोबारा KYC करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे कुछ और रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन बताए गए। यहाँ बताया गया है कि बैंक्स को अपने ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू APS टच पॉइंट ऑपरेटर का लगातार मॉनिटरिंग करना होगा। नेक्स्ट यहाँ बोला गया कि मॉनिटरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर करना होगा, जैसे कि यह बोला गया कि इसमें आते हैं APS टच पॉइंट ऑपरेटर की लोकेशन, देन यहाँ पे APS टच पॉइंट ऑपरेटर का टाइप, देन यहाँ पे ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम और स्पीड, और यहाँ पे हर APS टच पॉइंट ऑपरेटर का रिस्क प्रोफाइल। साथ ही ये सब पैरामीटर्स बैंक के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने होंगे। साथ ही यहाँ पे सारे मॉनिटरिंग प्रोसेसेस और पैरामीटर्स को रेगुलरली रिव्यू करना होगा ताकि नए फ्रॉड रिस्क को टैकल किया जा सके। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator released India's international investment position data for the financial year 2024-25? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, आपको पता होगा कि बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे इंडिया के लोग भी बाहर इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे इसके रिलेटेड 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे बाहर के लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में क्लेम रहेगा और अब इंडियंस का फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ऑब्लिगेशन रहेगा, राइट। लेकिन अगर सोचो कि इंडिया वालों ने इंडिया से बाहर इन्वेस्ट किया, तो फिर यहाँ पे इंडियंस का क्लेम रहेगा और यहाँ पे फॉरेन इंडिविजुअल्स का यहाँ पे ऑब्लिगेशन हो जाएगा, राइट। अब देखो, जनरली हमारे यहाँ पे पैसा ज्यादा आता है और हम यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का नेट क्लेम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों सिनेरियो का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट क्लेम्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऐसा क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ पे इसके रिलेटेड डाटा RBI ने निकाला है। सो हम देखते हैं कि RBI ने इसमें क्या बोला। यहाँ देखिए, इसमें बोला गया कि RBI ने इंडिया का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डाटा फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए रिलीज किया। साथ ही इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया के फॉरेन फाइनेंशियल एसेट का 72% ग्रोथ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, करेंसी एंड डिपॉजिट्स और रिजर्व एसेट की वजह से हुआ। आगे यहाँ बताया गया कि सिर्फ रिजर्व एसेट्स ने 54% से ज्यादा इंडियन रेसिडेंट्स के ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। साथ ही यहाँ पे करेंसी एंड डिपॉजिट्स और यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइनेंशियल 25 के लिए नॉन रेसिडेंट्स का नेट क्लेम क्या था। यह बोला गया कि फाइनेंशियल 25 में नॉन रेसिडेंट के नेट क्लेम्स इंडिया पर $31.2 बिलियन से कम हो गए। और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन बड़ा सिंपल था कि यहाँ पे इंडिया के एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स में $105.4 बिलियन का इंक्रीज हुआ, जबकि लायबिलिटीज में सिर्फ $74.2 बिलियन का इंक्रीज हुआ, राइट। अब हम आगे देखते हैं द डाटा ऑफ Q4 फाइनेंशियल 25। यह बोला गया कि Q4 फाइनेंशियल 25 में नॉन रेसिडेंट के नेट क्लेम्स और भी ज्यादा कम हो गए, दैट इज $34.2 बिलियन। साथ ही यहाँ पे 31 मार्च 2025 तक नेट क्लेम्स का लेवल $330 बिलियन था। अब यहाँ पे इस गिरावट का मेजर रीजन क्या है? यह बोला गया कि इसका रीजन था इंडियन रेसिडेंट के ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स का $60 बिलियन का बड़ा जंप, यानी कि इंडियन के लोग बाहर के एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे इसके कंपैरिजन में फॉरेन ओन एसेट्स इन इंडिया सिर्फ $25.8 बिलियन से बढ़े। ऐसा क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे बताया है कि एसेट टू लायबिलिटी रेशियो हमारा कैसा हुआ। सब बोला गया कि इंडिया का एसेट टू लायबिलिटी रेशियो यहाँ पे इंप्रूव हुआ। फाइनेंशियल 24 के 74.1% से फाइनेंशियल 25 में 77.5% हो गया। उसके बाद यहाँ Q4 के फॉरेन लायबिलिटी की बात करें तो उसका मेजर पोर्शन था लोन्स, दैट इज $10 बिलियन, और उसके बाद था इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज $9.7 बिलियन। साथ ही यहाँ पे रिजर्व एसेट का शेयर टोटल इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स में 58.7% था। उसके बाद हम देखते हैं कि नेट क्लेम्स का जीडीपी के साथ कितना कंपैरिजन हो सकता है। सब बोला गया कि नेट क्लेम्स का जीडीपी के कंपैरिजन में रेशियो भी बेटर हुआ। फाइनेंशियल 24 के -10.1% से फाइनेंशियल 25 में -8.7% हो गया। सो ये दिखाता है कि अब इंडिया का एक्सटर्नल लायबिलिटी बर्डन रिलेटिवली कम हुआ है। देर हो गया, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, यह बोला गया कि एज पर आरबीआई इंडियाज एक्सटर्नल डेट राइसेस टू हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इसका आंसर बताया गया 19.1%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, ये समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे इंडिया का गवर्नमेंट जब यहाँ पे पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है तो वो उससे एक तरह का लोन लेती है, लेकिन यहाँ पे उससे भी उनके नीड सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो बाहर से भी लोन ले सकती है, यानी कि इंडिया के बाहर से।
फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है लाइक वर्ल्ड बैंक या फिर एडीबी। उसके बाद वो बाकी गवर्नमेंट से लोन ले सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, रशिया। साथ ही वो फॉरेन के बैंक से भी लोन ले सकती है। उसके बाद जो हमारे एनआरआई इंडिया में डिपॉजिट करते हैं वो भी हमारे लिए एक तरह का लोन होता है। साथ ही नेक्स्ट होता है ट्रेड क्रेडिट्स, यानी कि अगर हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड करें और उन्हें पैसे तब भी ना दे और बाद में दे तो वो भी एक तरह का लोन होता है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है तो वो भी हमारे लिए लोन होगा। अब देखो इस तरह के अलग अलग सोर्सेज से हम एक्सटर्नल डेट ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसमें कंसेप्ट होता है दैट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब ऐसे लोन्स जो हमने लिए हैं जिसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 साल से कम है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब ऐसे लोन जो हमने लिए हैं जिसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है। अब देखो जो लॉन्ग टर्म लोन है उसके साथ ऐसा हो सकता है कि हमने उसका अमाउंट मैक्सिमम मैच्योरिटी के लिए भर दिया है, अब यहाँ पे उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम रह गई है। सो क्या हम उसे शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर नहीं कर सकते? तो इसके लिए और एक टर्म है दैट इज शॉर्ट टर्म बाय रेसिडुअल मैच्योरिटी। उसमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लोन तो लोन आते ही है, साथ ही उसमें लॉन्ग टर्म के भी लोन आते हैं जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब देखो यहाँ पे और एक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द वैल्यूएशन इफेक्ट। वैल्यूएशन इफेक्ट ऐसा होता है कि जब डॉलर की वैल्यू किसी दूसरे करेंसी के बेसिस पे चेंज होती है या किसी दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में चेंज होती है, तो फिर यहाँ पे वैल्यूएशन इफेक्ट देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने $1 मिलियन का लोन लिया है और तब यहाँ पे USD 170 रुपीज का था तो हमारे लिए वो 7 करोड़ का लोन हो गया। लेकिन अगर आगे जाके US डॉलर स्ट्रांग होता है और यहाँ पे उसका रेट हो जाता है $1 फॉर 80 रुपीज, तो फिर हमारा जो $1 मिलियन का लोन है वो हमारे लिए हो जाएगा 8 करोड़ का। क्लियर हो गया? ये होता है वैल्यूएशन इफेक्ट। अब देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो है इन रेस्पेक्ट ऑफ रुपीज, यानी कि हम रुपीज के बेसिस पे सोच रहे हैं कि वैल्यूएशन इफेक्ट से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बाकी करेंसीज का इफेक्ट अकाउंट में नहीं ले रहे हैं या जिससे हमें ओवरऑल पिक्चर नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट, सो चलिए देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए बोला गया कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट मार्च 2025 तक 10% बढ़कर USD 736.3 बिलियन हो गया। साथ ही एक्सटर्नल डेट का GDP रेशियो 18.5% से बढ़कर 19.1% हो गया। अब देखो आगे बताया गया कि जो वैल्यूएशन इफेक्ट है उससे क्या हुआ। देखिए वैल्यूएशन इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे करेंसी के एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से डेट की वैल्यू का बढ़ना, ना कि एक्चुअल बोरोइंग या रिपेमेंट। सो यहाँ पे बोला गया कि US डॉलर के इंडियन रूपी और दूसरी करेंसीज के मुकाबले स्ट्रांग होने से USD 5.3 बिलियन का वैल्यूएशन इफेक्ट हुआ, और इसके वजह से एक्चुअल एक्सटर्नल डेट इंक्रीज USD 72.9 बिलियन से घटकर USD 67.5 बिलियन हो गया। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अब US डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो फिर हमारी करेंसी यहाँ पे लूज हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी करेंसी लूज होने के बाद यहाँ पे हमें लॉस होना चाहिए। सो फिर यहाँ पे बेनिफिट कैसा हुआ? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि $1 मिलियन को पहले हम अगर कन्वर्ट करते थे तो 7 करोड़ आता था, और अगर यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग हुआ तो वो 8 करोड़ हो गया। सो फिर ये हमारे लिए लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन इफेक्ट में बेनिफिट दिखा रहा है दैट इज USD 5.3 बिलियन। अब यहाँ पे ये कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले बात आप समझिए कि ये जो हमने किया दैट वाज इन रेस्पेक्ट ऑफ रुपीज। सो हमने रुपीज के बेसिस में बताया कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, राइट। लेकिन अब आप कंसिडर करो ओनली USD। सो तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे पहले टाइम में जब USD 70 रुपीज था तभी भी वो लोन हमारा $1 मिलियन का था, राइट। अब देखो आगे जाकर US डॉलर स्ट्रांग होता है और USD 80 रुपीज हो जाता है, तभी भी वो लोन हमारा $1 मिलियन ही रहेगा। सो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे $1 मिलियन का लोन वैल्यूएशन चेंज होने की वजह से 1.2 या फिर 1.3 मिलियन डॉलर नहीं होगा, वो यहाँ पे $1 मिलियन ही रहेगा। बस उसका जब हम कन्वर्जन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज तो वो यहाँ पे हमें ज्यादा दिखेगा। सो इससे आप एक बात समझो कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर इट विल नॉट चेंज, यानी कि हम बस डॉलर का बेसिस देखें तो यहाँ पे ये अमाउंट चेंज नहीं होगा। अब देखो अगर हम बस डॉलर का सोचे तो फिर यहाँ पे एक्चुअल में तो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यूएशन इफेक्ट हमें बेनिफिट दिखा रहा है दैट इज 5.3 बिलियन डॉलर्स, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये बेनिफिट कैसे आया? सो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग होने से बाकी करेंसीज पे क्या चेंज होता है। सो देखिए जब यहाँ पे डॉलर स्ट्रांग होता है तब यहाँ पे बाकी करेंसीज अपनी वैल्यू लूज करती है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 1 मिलियन यूरो का लोन लिया और यहाँ पे यूरो की वैल्यू डॉलर में अगर कंसिडर करें तो कन्वर्जन होके हो जाती है 1.1 मिलियन डॉलर्स, राइट। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से डॉलर के कंपैरिजन में यूरो की वैल्यू लूज हो गई,
सो यहाँ पे जो हमने 1 मिलियन यूरो का लोन लिया था उसे अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे वो पहले से कम आएगा, डेट इज $1.05 मिलियन। सो अभी आप यहाँ पे समझ रहे हो, बिना किसी यूरो में चेंज करके बस यहाँ पे डॉलर का वैल्यूएशन चेंज होने से हमें $0.05 मिलियन का बेनिफिट हुआ। सो इसी तरह से जब हम यहाँ पे डॉलर को छोड़ के बाकी करेंसी में लोन लेते हैं तो हमें उसका वैल्यूएशन इफेक्ट बेनिफिट मिलता है और वो है अभी USD 5.3 बिलियन। सो आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप इस करंट अफेयर में बताया अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट। अब यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म डेट जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होती है वो यहाँ पे USD 601.9 बिलियन था। साथ ही शॉर्ट टर्म डेट जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है वो USD 134.5 बिलियन था। और आगे बोला गया कि यहाँ पे इसका GDP का जो रेशियो है वो यहाँ पे 19.1% से घटकर 18.3% हो गया। साथ ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट का फॉरेक्स रिजर्व के साथ रेशियो थोड़ा बढ़कर 20.1% हो गया, जो मार्च 2024 में 19.7% था। अगेन दिस पॉइंट। उसके बाद यह बताया गया अबाउट द शॉर्ट टर्म डेट बाय रेसिडुअल मैच्योरिटी। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। यह बोला गया कि रेसिडुअल मैच्योरिटी बेसिस पर शॉर्ट टर्म डेट का मतलब है कि वो सारा डेट जो अगले 12 महीने में रिपे करना है, चाहे ओरिजिनली लॉन्ग या शॉर्ट टर्म हो। सो इस बेसिस पर शॉर्ट टर्म डेट टोटल एक्सटर्नल डेट का 41.2% था, जबकि मार्च 2024 में ये 43.4% था। और यहाँ पे ये फॉरेक्स रिजर्व का 45.4% था, जो पहले 44.9% था। सो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा चेंज हो गया। उसके बाद यह बात की है अबाउट द करेंसी कंपोजिशन। यह बोला गया कि एक्सटर्नल डेट में सबसे ज्यादा शेयर US डॉलर का है, दैट इज 54.2%। उसके बाद आता है इंडियन रुपए डिनोमिनेटेड डेट, दैट इज 31.1%। उसके बाद अगर बाकी करेंसी की बात करें तो उसमें जापानीज येन आता है, दैट इज 6.2%। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे स्पेशल ड्रॉइंग राइट आता है, दैट इज 4.6%। और यूरो आता है 3.2%। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The Reserve Bank of India has introduced the Supervisory Data Quality Index. The index assesses banks based on how many key parameters? इसका आंसर बताया गया 4 की पैरामीटर्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। यह देखिए RBI को उसके रेगुलेटरी एंटिटीज जैसे कि बैंक्स बहुत सारा डाटा देती है और यहाँ पे RBI चाहता है कि जो भी डाटा उसे मिल रहा है वो उसे यहाँ पे क्वालिटी का मिले या जिससे वो रेगुलेटरी डिसीजन अच्छे से ले। अब यहाँ पे उसी डाटा को इवैल्यूएट करते हुए और यहाँ पे उसका कंपैरिजन लाते हुए उसने एक इंडेक्स निकाला। सो उसके बारे में हम इस करंट अफेयर में जानने वाले हैं। सो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि RBI ने सुपरवाइजरी डाटा क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, जिसका पर्पज है बैंक्स के द्वारा दिए गए डाटा की क्वालिटी को चेक करना। और यहाँ पे इस इंडेक्स के 4 की पैरामीटर्स है। और यहाँ पे वो कौन से, इसमें पहला पैरामीटर है एक्यूरेसी, मतलब डाटा सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है टाइमलीनेस, मतलब कि डाटा टाइम से दिया गया या नहीं। उसके बाद आगे बोला गया कि तीसरा है कंप्लीटनेस, मतलब जितने डिटेल्स मांगी गई थी सभी फील्ड्स फिल की गई या नहीं। और फिर चौथा है कंसिस्टेंसी, मतलब कि अलग अलग रिपोर्ट्स में डाटा लॉजिकली मैच करता है या नहीं। यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को 4 स्कोरिंग बैंक्स में डिवाइड किया गया। यह बताया गया कि अगर उनका स्कोर 70 से कम है तो इसका मतलब है डाटा क्वालिटी में मेजर कंसर्न्स है। उसके बाद उनका स्कोर अगर 70 से 80 है तो फिर यहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट अगर उनका स्कोर 80 से 90 है तो फिर वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। और अगर उनका स्कोर 90 से ज्यादा है तो डाटा क्वालिटी गुड है। अब हम देखते हैं कि इस इंडेक्स का मार्च में क्या परफॉर्मेंस था। यह बोला गया कि मार्च 2025 में ओवरऑल इंडेक्स स्कोर में इंप्रूवमेंट देखा गया। साथ ही यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का ओवरऑल स्कोर मार्च 2024 में 88.6 था, जो पे मार्च 2025 में बढ़कर 89.3 हो गया। अब यहाँ पे हम इसके स्कोर के डिटेल ट्रेंड देखें तो यह बताया गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का स्कोर था 89.3। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्कोर था 88.8। देन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का स्कोर था 89.6। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन बैंक्स का स्कोर था 89.1 और यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्कोर था 90.6। सो क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, As per RBI report, India's house price index rises 3.1% in Q4 financial 25. This index cover how many cities in India? इसका आंसर बताया गया 10 cities in India. अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बताया गया कि RBI के हाउस प्राइस इंडेक्स के हिसाब से जनवरी मार्च क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ऑल इंडिया लेवल पर हाउस प्राइसेस में 3.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ। साथ ही ये ग्रोथ पिछले साल के 4.1% से थोड़ा कम है, लेकिन मार्केट में स्टेडी रिकवरी दिख रहा। अब यहाँ पे इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए RBI ये HPI इंडेक्स
क्वार्टरली रिलीज करता है। साथ ही ये इंडेक्स पॉलिसी मेकर्स, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है और यहाँ पे इससे अर्बन हाउसिंग मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद मिलती है। अब यहाँ पे ये डाटा कहाँ से आता है? यहाँ बोला गया कि HPI का डाटा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से ट्रांजैक्शन लेवल पर लिया जाता है। साथ ही ये इंडेक्स 10 मेजर इंडियन सिटीज को कवर करता है जिससे ऑल इंडिया लेवल का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब यहाँ पे ये 10 सिटीज कौन से हैं? इसमें आते हैं अहमदाबाद, देन बेंगलुरु, देन चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, देन कोची, देन कोलकाता, आफ्टरवर्ड्स लखनऊ और मुंबई। अब यहाँ पे हम थोड़ा सिटी वाइज एनुअल ग्रोथ पैटर्न के बारे में देखते हैं। यहाँ बोला गया कि कोलकाता में सबसे ज़्यादा 8.8% का एनुअल प्राइस ग्रोथ देखा गया जो नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर है। साथ ही बेंगलुरु, जयपुर और चेन्नई में भी स्ट्रॉन्ग एनुअल प्राइस इंक्रीज हुआ जो इन सिटीज को हाई डिमांड मार्केट बनाता है। सो क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट पे कुछ क्या बताया गया? यह बोला गया है कि साहिल किनी जो है को फाउंडर ऑफ द सेतु वो अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू CEO ऑफ द बेंगलुरु बेस्ड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच रेगुलेटर बार्स प्री पेमेंट चार्जेस ऑन ट्रांसफर ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन्स फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स? इसका आंसर बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आप थोड़े कंसेप्ट समझ लो। यहाँ देखिए इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है ऑफ फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट। इसमें बताया गया कि फिक्स रेट में उस लोन के ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग रेट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वो मार्केट के हिसाब से लोन के ड्यूरेशन में पीरियडिकली चेंज होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो कि इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन से लिंक किया है। सो अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन आगे जाके कम या ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट भी कम या ज्यादा होगा। आगे नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट है अबाउट द प्री पेमेंट पेनाल्टी। इसका मतलब ये है कि अगर सोचो किसी ने होम लोन लिया है और वो होम लोन वो EMI के थ्रू पे कर रहा है, साथ ही अगर उसका EMI किसी मंथ के 1 तारीख को है लेकिन वो उसे उस तारीख से पहले ही पे कर रहा है, सो फिर ये प्री पेमेंट हो गया और उसके लिए बैंक पेनाल्टी भी लगा सकता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि वे बैंक पेनाल्टी क्यों लगा रहा है? क्या यहाँ पे बैंक के लिए सही नहीं है कि यहाँ पे कोई लोन पे कर रहा है? देखिए ये बैंक के लिए सही है कि कोई लोन पे कर रहा है, लेकिन वो पेमेंट ऑन टाइम होना चाहिए, ना कि उसके पहले और ना कि उससे ज्यादा। वो क्यों? देखिए क्या होता है कि कभी भी जब EMI लगता है तो फिर स्टार्टिंग में EMI का मैक्सिमम पोर्शन इंटरेस्ट होता है। सो यहाँ पे सोचो कि अगर कोई इंटरेस्ट लगने से पहले ही पेमेंट कर रहा है सो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट कटने के बजाय यहाँ पे प्रिंसिपल कट होता है और यहाँ पे प्रिंसिपल कट होने की वजह से इंटरेस्ट नेक्स्ट टाइम में कम लगता है। सो इससे यहाँ पे बोरोवर का तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक को कम मिल रहा है जिससे बैंक का नुकसान हो रहा है, इसलिए वो बोरोवर से प्री पेमेंट पेनाल्टी लेता है। सो अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। यहाँ बोला गया कि RBI ने नए रूल्स इशू किए हैं जिसका नाम है प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन डायरेक्शन 2025। और यहाँ पे इसमें क्या कहा गया? इसमें बोला गया कि फ्लोटिंग रेट लोन्स पर अगर कोई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इंडिविजुअल लोन ले रहा है तो बैंक या NBFC उससे प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं ले सकते। ऐसा क्लियर है? एक तो यहाँ पे फ्लोटिंग रेट लोन होना चाहिए, साथ ही वो यहाँ पे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए और वो इंडिविजुअल लोन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन किन किन के लिए अप्लीकेबल है? देखिए यहाँ पे ये रूल्स यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स लेकिन एक्सेप्ट पेमेंट बैंक्स, देन यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद NBFCs और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा। साथ ही ये चाहे लोन पूरा रिपे किया गया हो या फिर अभी पार्शियल पे किया गया हो, रूल ये दोनों पर अप्लाई होता है। आगे बोला गया कि चाहे रिपेमेंट पैसा कहीं से भी आया हो या फिर बोरोवर के साथ कोई को ऑब्लिगेंट हो फिर भी रूल अप्लाई होगा। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे ड्यूल रेट या फिर स्पेशल रेट लोन्स भी इंक्लूडेड है अगर रिपेमेंट के टाइम पर वो फ्लोटिंग रेट पर है। और यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करने के लिए कोई मिनिमम लॉकिंग पीरियड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि कोई लोन्स ये इसमें कवर नहीं हुए और वो यहाँ पे कस्टमर को पता नहीं है तो फिर उसकी वजह से यहाँ पे कस्टमर को लॉस हो सकता है। सो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट रखे गए। या बोला गया कि अगर कोई लोन इस रूल के अंडर कवर नहीं होता तो फिर बैंक को क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वे प्री पेमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे या नहीं। और अब ये इंफॉर्मेशन सैंक्शन लेटर, देन लोन एग्रीमेंट और की फैक्ट स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। The SEBI unveiled VCF settlement scheme 2025 for VCF liquidation. The base settlement amount for a delay of up to 1 year in winding up the scheme is how much?
इसका आंसर बताया गया 1 लाख। अब देखो इस करंट अफेयर को समझने से पहले आप थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझो कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। देखिए ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करते हैं और वो यहाँ पे स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आगे जाके जब बिजनेस ग्रो होते हैं तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ बताया गया कि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उन्हें यहाँ पे सेबी रेगुलेट करता था अंडर द स्पेशल रूल्स दैट इज VCF रेगुलेशन 1996। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 2012 के बाद ये रूल्स चेंज हो गए। अब यहाँ पे 2012 के बाद क्या हुआ, देखिए मई 2012 के बाद सेबी ने डिसाइड किया है कि VCF रूल्स को हम चेंज करेंगे विद AIF रूल्स दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। साथ ही यहाँ पे जो ये नए रूल्स है उसमें सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड्स को एक ही सिस्टम में लाया गया दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी, देन रियल एस्टेट, देन हेज फंड्स, देन वेंचर फंड्स, इन सबको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में लाया गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ये नया सिस्टम है वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स को नए AIF के रूल्स फॉलो करने होंगे और यहाँ पे जो भी पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया था इन ओल्ड सिस्टम वो उन्हें यहाँ पे धीरे धीरे वाइंड अप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वाइंड अप का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे तभी के तभी पैसे निकाल लो, लेकिन यहाँ पे जब तक उस फंड की लाइफ थी जो यहाँ पे 8 से 10 साल होती है तब तक वो फंड चलते रहेगा और उसके बाद आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे सोचो कि ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है और यहाँ पे इसने एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया और यह बताया गया कि ये इन्वेस्टेड अमाउंट 8 से 10 साल के लिए रहेगा। इसका मतलब इस फंड की लाइफ रहेगी 8 से 10 साल। अब देखो यहाँ पे 8 से 10 साल होने के बाद भी यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को इस स्टार्टअप से शेयर्स को बेचने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को जो पे बिजनेस से शेयर्स को सेल करना है उस बिजनेस ने उतना ग्रोथ अचीव नहीं किया जो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को एक्सपेक्टेड था। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को इस बिजनेसेस में कुछ मार्केट कंडीशन ही अच्छे नहीं दिखे हैं, जिससे यहाँ पे इस बिजनेस के शेयर को बाय करने के लिए कोई बायर्स ही नहीं है, राइट। सो इस तरह के अलग अलग रीजन की वजह से VCF यहाँ पे फंड को वाइंड अप नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे सेबी ये नहीं होने देगा, राइट। तो उसके बाद सेबी ने क्या किया, सेबी ने यहाँ पे VCF को पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे VCFs में देखा गया कि वो पेनाल्टी पे करने के लिए रेडी नहीं है और यहाँ पे उन्हें पेनाल्टी पे करना हार्ड होता है। सो यहाँ पे इसलिए सेबी ने एक नया वेंचर कैपिटल सेटलमेंट स्कीम निकाली और यहाँ पे उसी सेटलमेंट स्कीम के बारे में हम इस करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बताया गया कि सेबी ने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च किया। साथ ही ये स्कीम उन वेंचर कैपिटल फंड के लिए है जिन्होंने वाइंडिंग अप रूल्स वायलेट किए हैं आफ्टर माइग्रेशन टू AIF रेगुलेशंस। अब यहाँ पे इसका पहले आप बैकग्राउंड समझ लो। देखिए बैकग्राउंड में ये बताया गया कि सेबी ने मई 2012 में वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस को रिपील करके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए थे, पर यहाँ पे कुछ वेंचर कैपिटल फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को फंड टेन्योर के अंदर लिक्विडेट नहीं कर पाए। देन आगे बताया गया कि अब सेबी ने इन वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को स्कीम्स वाइंड अप करने के लिए जुलाई 19, 2025 तक का टाइम दिया था। साथ ही अगर वो ये नए स्कीम के बेनिफिट नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पे सेबी एनफोर्समेंट एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे ये जो VCF सेटलमेंट स्कीम है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए कौन कौन से VCFs एलिजिबल है। सो यहाँ बोला गया कि वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 उन VCFs के लिए ओपन है जिनकी एटलीस्ट एक स्कीम का टेन्योर एक्सपायर हो चुका है पर अब तक वाइंड अप नहीं हुई। साथ ही यहाँ पे ये स्कीम सिर्फ उन्हीं वेंचर कैपिटल फंड पर लागू होती है जो ऑलरेडी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF रेगुलेशन में माइग्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब जो अब तक AIF रूल्स में माइग्रेट नहीं हुए उनके लिए स्कीम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेटलमेंट एप्लीकेशन के बारे में क्या बोला गया। यहाँ बताया गया कि इंटरेस्टेड एंटिटीज को वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम के अंडर सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ 25,000 का नॉन रिफंडेबल फी देना होगा और यहाँ पे इस फी पर 18% GST अप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट के टर्म्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ बोला गया कि अगर वाइंड अप डिले सिर्फ 1 साल तक का है तो फिर ₹1 लाख का बेस सेटलमेंट अमाउंट लगेगा, लेकिन यहाँ पे हर एडिशनल ईयर के डिले के लिए एक्स्ट्रा ₹50,000 पे करना होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या,
देखो सोचो कि अगर किसी बिशप को कोई फंड 2020 तक वाइंड अप करना था, लेकिन यहाँ पे 2025 तक वो अब तक क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे डिले हुआ है 5 साल का। सो यहाँ पे इस सेटलमेंट के हिसाब से 1 साल के लिए यहाँ पे 1 लाख देना होगा और यहाँ पे बचे हुए 4 साल के लिए हर साल का 50,000 यानी कि 2 लाख देना होगा। इसका मतलब टोटल सेटलमेंट अमाउंट रहेगी 3 लाख। यह तक क्लियर है? लेकिन इतना ही नहीं, आगे यहाँ पे और बताया गया कि अगर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अब तक लिक्विडेट नहीं हुआ है तो स्लैब वाइज सेटलमेंट अमाउंट भी पे करना होगा। ये जो यहाँ पे स्लैब वाइज अमाउंट है वो यहाँ पे 1 लाख से 6 लाख तक का होगा। अब यहाँ पे इसे भी समझ लो। सोचो यहाँ पे 2 फंड है, एक यहाँ पे फंड ए और फंड बी। अब यहाँ पे फंड ए में 5 करोड़ अब तक रह गए हैं वाइंड अप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फंड बी में 100 करोड़ रह गए हैं वाइंड अप करने के लिए। सो यहाँ पे इस स्कीम के हिसाब से 5 करोड़ के फंड के लिए 1 लाख का पेनल्टी लगेगा और 100 करोड़ के फंड के लिए 6 लाख तक का पेनल्टी लगेगा। ये हमने बस एक एग्जांपल बताया है, एग्जैक्टली कितने अमाउंट के लिए कितना पेनल्टी लगेगा ये अब तक सेबी ने नहीं बताया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की कंडीशन के बारे में बताया गया। यहाँ बोला गया कि वेंचर कैपिटल फंड को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एआईएफ रेगुलेशन में कंप्लीट माइग्रेशन करना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट और सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फिर स्पॉन्सर को ही बेयर करना होगा। इसका मतलब आगे बताया गया कि यहाँ पे ये जो खर्चे है वह पे स्कीम या फिर इन्वेस्टर से रिकवर नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एलिजिबल एंटिटीज जुलाई 19, 2025 से जुलाई 19, 2026 के बीच स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और यहाँ पे सेबी फ्यूचर में सेटलमेंट एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट को चेंज भी कर सकता है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, IRDAI पैनल recommends ban on mergers between insurers and non-insurers. Who was the chairman of the IRDAI पैनल? इसका आंसर बताया गया दिनेश कुमार खर्रा। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। देखिए यहाँ पे सोचो कि एक पॉलिसी होल्डर है जो यहाँ पे LIC को प्रीमियम पे कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे LIC को वो यहाँ पे मंथली या फिर एनुअली प्रीमियम जो पे करता है वो यहाँ पे एक फंड में कलेक्ट होता है विच विल बी कॉल्ड एज द टोटल प्रीमियम पेड बाय ऑल कस्टमर्स। सब सोचो कि ये फंड है। अब देखो जब भी पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो फिर यहाँ पे इसी कॉर्पस से ये फंड यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को मिलता है और यहाँ पे उसकी मदद से वो हॉस्पिटल के चार्जेस भर सकता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी उसके फैमिली को भी इसी कॉर्पस से फंड मिलता है, राइट। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो फंड की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगला सिनेरियो लो। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे LIC एक इंश्योरर है यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ पे सोचो कि एक AK रियल एस्टेट कंपनी है जो कि एक नॉन इंश्योरर है। सो सोचो कि आगे जाके इन दोनों का मर्जर हो जाता है। अब यहाँ पे मर्जर किनका हुआ? मर्जर हुआ एक इंश्योरर का यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का और एक यहाँ पे नॉन इंश्योरर का यानी कि नॉन इंश्योरेंस कंपनी का, राइट। अब यहाँ पे सोचो कि आगे जाके एक रियल एस्टेट कंपनी ने एक यहाँ पे लैविश रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया जो है इन नोएडा। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में उसे यहाँ पे करोड़ों पैसा लग गया है, लेकिन सोचो कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पे एक रियल एस्टेट यहाँ पे बैंक्रप्सी में आ जाएगी या फिर यहाँ पे बंद होने लग जाएगी। सो तब यहाँ पे LIC को ना चाहते हुए भी अपने कॉर्पस से यहाँ पे कुछ पैसा रियल एस्टेट फर्म को देना पड़ता है जिससे यहाँ पे उसका लॉस पूरा हो सके या फिर वो अपना ऑपरेशन खुद से स्टार्ट कर सके। अब यहाँ पे सोचो कि जो कॉर्पस पॉलिसी होल्डर्स ने अपने लिए रखा था वो कॉर्पस यहाँ पे LIC ने रियल एस्टेट फर्म को दे दिया। सो क्या ये पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को हमने करता है? बिल्कुल करता है। सो इसका मतलब इंश्योरर और नॉन इंश्योरर का मर्जर नहीं होना चाहिए। सो इसी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पे कमिटी ने दिया। सो अब देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि IRDAI के कमिटी ने ये रिकमेंड किया है कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज और नॉन इंश्योरेंस कंपनीज के बीच मर्जर्स अलाउ नहीं होने चाहिए। अब इसका रीजन ये भी बताया गया कि वे पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की स्टेबिलिटी बनाए रखना। और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर कुमार खर्रा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस कमेटी का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ बोला गया कि फरवरी 2025 में IRDAI ने ये 7 मेंबर कमेटी बनाई थी हियर टू रिव्यू द प्रपोज चेंजेस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। साथ ही यहाँ पे कमेटी का एम था कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को असेस करना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया? देखिए यहाँ बोला गया कि कमेटी ने अपना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट IRDAI की 132nd मीटिंग में सबमिट किया जो पे हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी।
और यहाँ पे उन्होंने ये रिकमेंड किया कि यहाँ पे इंश्योरर्स और नॉन इंश्योरर्स के बीच मर्जर्स बैन होने चाहिए हियर टू अवॉइड द मोरल हजार्ड। नेक्स्ट आगे बताया गया कि अब कमेटी ने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे मर्जर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था। साथ ही यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स के प्रोटेक्शन को वीक कर सकते हैं और यहाँ पे सेक्टर की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि IRDA के मीटिंग में कुछ एडिशनल डिसीजन भी ले गए। यहाँ बोला गया कि इस मीटिंग में IRDAI ने यहाँ पे एडजुडिकेशन पैनल्स भी बनाए जो उसके वोल टाइम मेंबर्स के थ्रू ऑपरेट होंगे। साथ ही ये पैनल्स इंश्योरेंस कंपनीज और इंटरमीडियरीज के वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट और यहाँ पे डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया Which regulator unveils निवारण a dedicated internal grievance redressal system? इसका आंसर बताया गया नाबार्ड। अब देखो इस करंट अफेयर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फिर यहाँ पे फॉरेन बैंक्स होते हैं। सो यहाँ पे आपको पता है कि उनका मैक्सिमम कस्टमर बेस इंडिया के अर्बन एरियाज में होता है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है और यहाँ पे उनके पास कस्टमर भी ज्यादा होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे वो एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं फॉर देयर कस्टमर्स, राइट। लेकिन सोचो यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या होता होगा। अब देखो यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स फार्मर्स को लोन देते हैं और यहाँ पे उनसे उन्हें कभी प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता। साथ ही उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते जिससे वो यहाँ पे खुद का कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम निकाल सके। सो इसके लिए नाबार्ड उनकी हेल्प करता है। सो नाबार्ड यहाँ पे रेगुलेटर है उनका, इसलिए वो यहाँ पे उनके लिए निवारण खोलता है, दैट इज ए कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बताया गया। देखिए यहाँ बोला गया कि नाबार्ड ने अपना 44th फाउंडेशन डे मनाया और वहाँ पे उन्होंने कई मेजर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए। अब यहाँ पे कौन से इनिशिएटिव? देखिए यहाँ पे सबसे पहला है रूरल टेक कोलैब। ये क्या है? देखिए रूरल टेक कोलैब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बोला गया कि इससे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यहाँ पे टेक डेवलपर्स मिलके रूरल टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं और उसे स्केल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें कुछ स्टेक होल्डर्स भी जुड़े रहेंगे जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे NGOs और यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद यहाँ पे बताया गया अबाउट निवारण। देखिए निवारण एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जो स्पेसिफिकली रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाया गया और यहाँ पे इस सिस्टम से 24/7 डिजिटल कंप्लेंट रेजोल्यूशन पॉसिबल होता है और यहाँ पे निवारण को CP ग्राम सिस्टम से भी जोड़ा गया है। उसका देखते हैं कि इस इवेंट में और क्या क्या इनिशिएटिव निकाले गए। देखिए यहाँ बताया गया कि अब नाबार्ड ने लेह दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में एक नया सब ऑफिस ओपन किया है जो रिमोट एरियाज तक रीच बढ़ाने के लिए है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि नाबार्ड ने अपना एक ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया है ताकि रूरल स्टेक होल्डर से रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सके। उसके बाद यहाँ बताया गया कि एक रेडियो जिंगल कैंपेन भी लॉन्च किया गया जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है और अब रूरल और सेमी अर्बन लिसनर्स को टारगेट करता है। और यहाँ पे ये कैंपेन ऑल इंडिया रेडियो और कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क पर चल रहा। उसके बाद यहाँ पे और एक इनिशिएटिव के बारे में बात की है, दैट इज ग्रेजुएटेड रूरल इनकम जनरेशन प्रोग्राम। यह बोला गया कि ये ग्रिप अल्ट्रा पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए एक लाइवलीहुड स्कीम है। इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ पे रिटर्नेबल ग्रांट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है ताकि बेनिफिशियरीज सस्टेनेबल इनकम एक्टिविटी शुरू कर सके। उसके बाद यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली गई। यहाँ बोला गया कि इवेंट के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है जिसका नाम है ग्रीन रूट्स, दैट इज नाबार्ड जर्नी टुवर्ड्स क्लाइमेट रिसाइलेंस। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्री नाबार्ड के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर किए गए यहाँ पे काम को हाईलाइट करता है। लास्ट में अब हम यहाँ पे नाबार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ बोला गया कि नाबार्ड को नाबार्ड एक्ट 1981 के अंडर बनाया गया था और ये 1982 में फॉर्मली एस्टेब्लिश हुआ था। आगे बोला गया कि ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। साथ ही नाबार्ड के करंट चेयरमैन साजी केवी है और यहाँ पे नाबार्ड का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अब यहाँ पे नाबार्ड की बात करें तो इसलिए नाबार्ड न्यूज में था क्योंकि नाबार्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर ने यहाँ पे एक ट्रेनिंग इनिशिएटिव निकाला है फॉर चिल्ली एंड टर्मरिक फार्मर्स और वो रहेगा फॉर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका रीजन ये था कि यहाँ पे चिल्ली और टर्मरिक में यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट में लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए यहाँ पे फार्मर्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग इनिशिएटिव निकाला गया। क्लियर हो गया? इतने था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, Which regulator introduces centralized compliance reporting platform for brokers effective from August 1st, 2025? इसका आंसर बताया गया सेबी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझो। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, देन यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज।
साथ ही यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सो इस तरह से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक ब्रोकर्स को मंथली, वीकली या फिर यहाँ पे किसी स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। सो देखो ये रिपोर्ट तो सिमिलर ही होती है, लेकिन वो उन्हें अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस को अलग अलग फॉर्मेट में देनी पड़ती है। सो इससे यहाँ पे कंप्लायंस थोड़ा हार्ड हो जाता है और उन पे एक वर्क बर्डन भी आता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक ही पोर्टल बनाओ और वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स एक ही जगह में यहाँ पे रिपोर्ट अपलोड करेगा। सो अब यही ध्यान में रखते हुए सेबी ने किया है। सो बोला गया कि सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर सामूहिक प्रतिवेदन मंच लॉन्च किया। अब यहाँ पे ये क्या है? ये एक यूनिफाइड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए कंप्लायंस प्रोसेस को सिंपल बनाता है। अब यहाँ पे अभी क्या होता था? देखिए अभी तक जो ब्रोकर्स मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर होते हैं उन्हें सेम कंप्लायंस रिपोर्ट हर एक्सचेंज को अलग अलग भेजनी पड़ती थी। और यहाँ पे इस नए प्लेटफॉर्म से अब क्या होगा कि ये काम एक ही जगह हो जाएगा, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट हम यहाँ पे सेबी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत का सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है। साथ ही यहाँ पे सेबी को पहले अप्रैल 12, 1988 को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में सरकार में बनाया था। उसके बाद यहाँ पे 1992 में सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। अभी यहाँ पे सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। साथ ही यहाँ पे उसके हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे सेबी की बात करें तो रिसेंटली सेबी ने लॉन्च किया था वैलिड यूपीआई सेफगार्ड। इससे यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज है वहाँ पे इन्वेस्टर्स को फंसा के उनसे यहाँ पे यूपीआई आईडी में पैसे ले लेते थे। सो अभी क्या होगा कि जब यहाँ पे इन्वेस्टर्स एंटिटीज को यूपीआई से पेमेंट करता है तो फिर उसे दिखेगा कि क्या यूपीआई के आगे वैलिड है क्या नहीं। अगर वैलिड रहा तो ही इन्वेस्टर ट्रांसफर करेगा, अगर वैलिड नहीं रहा तो इन्वेस्टर पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। उसके साथ सेबी ने ये बोला है कि उन्होंने एक सेबी चेक टूल भी निकाला, यानी कि अगर वैलिड का यूपीआई सेफगार्ड नहीं भी रहा तो भी इन्वेस्टर खुद चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे वो पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे सेफ है या नहीं। सब उसके लिए यहाँ पे इस टूल पे इन्वेस्टर्स क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर वो यहाँ पे खुद से यूपीआई आईडी डाल के उसे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेबी ने रिसेंटली एंजल फंड्स को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया। यहाँ बोला गया कि एंजल फंड्स अब यहाँ पे इन्वेस्टी कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकती है। देखिए यहाँ पे पहले जो इन्वेस्टमेंट का रेंज था थोड़ा छोटा था, डेट वाज फ्रॉम 25 लाख टू 10 करोड़। लेकिन अभी जो यहाँ पे रिवाइज रेंज है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया है, डेट इज 10 लाख टू 25 करोड़। उसके साथ आगे यहाँ पे सेबी ने ये बोला कि यहाँ पे पहले एंजल फंड्स जब यहाँ पे सिंगल इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो यहाँ पे उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का वो मैक्सिमम 25% ही इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी ये लिमिट हटा दी गई है। उसके बाद यहाँ पे और सेबी की बात करें तो यहाँ पे एनएसई को यहाँ पे सेबी का अप्रूवल मिला है टू लॉन्च मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पे उसके पहले उन्होंने ये अप्रूवल एमसीएक्स को दिया था। उसके बाद यहाँ पे सेबी ने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को अप्रूवल दिया है कि वो यहाँ पे एडवांस फी चार्ज कर सकते हैं फॉर 1 ईयर इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। Union Minister Piyush Goyal from the Ministry of Commerce and Industry unveiled a rupees how much lakh crore research development and innovation fund। इसका आंसर बताया गया 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया है इससे पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। यहाँ देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया इनोवेशन है, यानी कि इसे आए हुए बहुत साल नहीं हुए। साथ ही आपको बताना चाहिए कि इसमें जो बैटरी यूज होती है वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन में एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। वो क्यों? देखिए यहाँ पे एक तो वो फास्ट चार्ज नहीं होता, उसके बाद वो बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद लंबे समय के लिए नहीं चलता, उसके बाद यहाँ पे उसका मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे लो मेंटेनेंस की जरूरत होती है। साथ ही यहाँ पे उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, यानी कि वो कुछ सालों में खराब हो जाता है। उसके बाद वो अफोर्डेबल भी नहीं रहता। सो यहाँ पे इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन ज्यादा नहीं होता है और वहां पे उसका प्रमोशन भी ज्यादा नहीं होता है। सो अगर हम यहाँ पे आगे जाके बैटरी में इनोवेशन करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन इजी हो जाएगा और इससे वो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकेंगे। सो उसी के लिए ये फंड निकाला गया है। सो अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया?
देखिए यहाँ बोला गया है कि पीयूष गोयल जी ने ₹1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड लॉन्च किया। सर ये फंड इंडिया में नए और एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए बनाया गया। और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया पहला G20 देश हो सकता है जिसने पेरिस एग्रीमेंट के नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा किया। उसके बाद इस इवेंट में ये भी बताया गया कि अब तेलंगाना ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जीता। सर ये अवार्ड तेलंगाना को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में स्टेट लीडरशिप के लिए मिला। उसके बाद यहाँ पे इस अवार्ड की बात करें तो यहाँ पे IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड्स 2017 में स्टार्ट हुआ था और ये अवार्ड्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में इनोवेशन दिखाते हैं। उसके बाद ये भी बताया गया कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो यहाँ बोला गया कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स का मैक्सिमम कैपेसिटी 4 स्टेट्स में अनाउंस हुई है, जहाँ पे ओडिशा टॉप करता है विद शेयर ऑफ 38%। उसके बाद गुजरात का है 26%, यहाँ पे कर्नाटका का है 12% और आंध्र प्रदेश का है 6%। और यहाँ पे लगभग 72% ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स का यूज एमोनिया दैट इज NH3 प्रोडक्शन के लिए होगा। सो क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण laid the foundation stone for the IICA's first regional campus in the Northeast in which city? इसका आंसर बताया गया शिलोंग। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सबसे पहली बात, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 का इनॉग्रेशन किया और ये इवेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग मेघालय के कैंपस में हुआ। उसके बाद इसका पर्पस क्या था, देखिए यहाँ बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 एक 2 दिन का बड़ा इवेंट है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया और इसका थीम था फ्रॉम आइडिएशन टू इनकॉर्पोरेशन, जिसका मतलब है कि आइडिया से कंपनी बनाने तक का प्रोसेस। और यहाँ पे इस इवेंट के दौरान एक इम्पोर्टेंट बात ये बताएगी कि यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स के पहले नॉर्थ ईस्ट कैंपस का फाउंडेशन स्टोन भी रखा और ये नया कैंपस उमसावली शिलोंग मेघालय में बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे मेघालय की बात करें तो रिसेंटली मेघालय न्यूज में था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक यहाँ पे इंडेक्स निकाला था, दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट फॉर 2022-23 एंड द ईयर 2023-24। सो यहाँ बताया गया कि इसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया था लेकिन मेघालय का रैंक लोएस्ट था। और यहाँ पे ये इंडेक्स क्या बताता है, ये इंडेक्स इवैल्यूएट करता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम। सो फिर यहाँ पे मेघालय में कुछ स्पेशल डिस्कवर हुए हैं, जहाँ बताया गया कि फिश स्पेशल डिस्कवर हुआ है, दैट इज द स्कीतुरा देन सिकलावा, और अब फ्रॉग स्पेशल डिस्कवर हुआ है, दैट इज एमोलॉप्स शिलोंग। क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The Ministry of Heavy Industries launched India's first incentive scheme for electric trucks under PM E-Drive. The total budget for PM E-Drive is how much crore? इसका आंसर बताया गया 10,900 करोड़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रक लाने की जरूरत क्यों है। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे अभी जो चल रहे हैं वो यहाँ पे डीजल ट्रक होते हैं। सो डीजल ट्रक यहाँ पे हमारे इंडिया के टोटल व्हीकल्स का सिर्फ 3% है, लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 42%। सो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अगर हमने हमारे सारे डीजल ट्रक्स को इलेक्ट्रिक ट्रक्स में कन्वर्ट कर लिया तो हम कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट कर सकते हैं और जिससे हमारा इन्वायरमेंट और अच्छा हो सकता है। सो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक ट्रक लाने की बहुत जरूरत है, राइट। लेकिन यहाँ पे उसके लिए कुछ समस्या है। यहाँ पे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रक का व्हीकल का प्राइस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसके बैटरी का प्राइस ज्यादा होता है। इसकी वजह से लोग उसे बाय नहीं करना चाहते। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसके लिए इंसेंटिव दिए तो फिर ऐसा हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे बाय करे। सो उसके बारे में इस करंट अफेयर में बोला गया। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बताया गया। देखिए यहाँ बोला गया कि यूनियन मिनिस्टर H.G. कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए इंडिया का पहला डिमांड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया। सर ये स्कीम PM E-Drive इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन फॉर व्हीकल्स एंड एनवायरमेंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए कितना इंसेंटिव दिया जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, PM E-Drive स्कीम का टोटल बजट है 10,900 करोड़ और उसमें से 500 करोड़ सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए रखा गया है और ये पैसा 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स की डिप्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए यूज होगा। लेकिन यहाँ पे हर ट्रक को कितना इंसेंटिव मिलेगा। सो बताया गया कि हर ई ट्रक को मैक्सिमम 9.6 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये इंसेंटिव किस पे डिपेंड रहेगा, ये इंसेंटिव डिपेंड रहेगा ट्रक के ग्रॉस व्हीकल वेट पर। अब देखो आगे बताया गया कि ट्रक्स के अलग अलग व्हीकल कैटेगरी होते हैं।
सो बताया गया कि ये स्कीम N2 और N3 कैटेगरी के ई ट्रक्स के लिए है। अब यहाँ पे ये ट्रक्स की कैटेगरी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे ट्रक्स के अलग अलग कैटेगरी क्या होता है। देखिए सबसे पहला होता है N1 कैटेगरी। इसमें ऐसे ट्रक्स आते हैं जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट 3.5 टन तक होता है। उसके बाद होता है N2 कैटेगरी। ये ऐसे ट्रक होते हैं जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट 3.5 से 12 टन के बीच होता है। और लास्ट में होता है N3 कैटेगरी, जहाँ पे ऐसे ट्रक्स आते हैं जिनका ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा होता है, दैट इज मैक्सिमम 55 टन। सो यहाँ बोला गया है कि इस स्कीम के लिए N2 कैटेगरी और N3 कैटेगरी ही रहेंगे, लेकिन N3 कैटेगरी में बस आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स के केस में ही सिर्फ यहाँ पे पुलर ट्रैक्टर N3 कैटेगरी को इंसेंटिव मिलेगा। अब यहाँ पे हम इस स्कीम से कितने ट्रक्स डिप्लॉय करना चाहते हैं? सो बोला गया कि इस स्कीम के अंडर 5600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स का टारगेट है। साथ ही इसमें से 1100 ट्रक सिर्फ दिल्ली के लिए अलॉट किए गए हैं और उसके लिए 100 करोड़ अलग से भी रखा गया है। ये क्यों? ऑब्वियस बात है, क्योंकि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत सीरियस है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी भी ट्रक को इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ पे उसके लिए कुछ कंडीशंस है। यहाँ बताया गया है कि स्कीम के अंडर मैन्युफैक्चरर्स को वारंटी देना कंपलसरी है। साथ ही यहाँ पे बैटरी के लिए 5 साल या फिर 5 लाख किलोमीटर तक वारंटी जरूरी है। और यहाँ पे व्हीकल और मोटर के लिए 5 साल या फिर 2.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी देनी होगी। उसके आगे ये भी बताया गया कि इंसेंटिव लेने के लिए पुराने जो डीजल ट्रक्स हैं उनका स्क्रैपिंग कंपलसरी है। यानी कि यहाँ पे जब तक आप ये नहीं बताते कि हमने हमारी पुराने डीजल ट्रक्स को स्क्रैप कर दिया है और हम यहाँ पे नए ट्रक खरीद रहे हैं, दैट इज ई ट्रक, तब तक आप एलिजिबल नहीं रहोगे। लास्ट में हम यहाँ पे पीएम ई ड्राइव के बारे में समझते हैं। देखिए पीएम ई ड्राइव स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने 29 सितंबर 2024 को नोटिफाई किया था। साथ ही इसका मेन गोल है ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करना और इसका पूरा बजट है ₹10,900 करोड़। नेक्स्ट आगे बताया गया कि ये स्कीम 2 साल के लिए चलेगी, दैट इज 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 तक। साथ ही स्कीम में EMPS 2024 यानी कि इसके पहले जो स्कीम थी, दैट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, उसके कुछ एलिमेंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है तो रिसेंटली और एक स्कीम न्यूज में थी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस लॉन्च किए थे फॉर द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। और यहाँ पे जहाँ पे वो इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का इंडिया में फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात की है अबाउट द इम्पोर्ट ड्यूटी कंसेशन। यहाँ बोला गया है कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स कम्प्लीटली बिल्ट इन इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स को इंपोर्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे उसकी मिनिमम कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट वैल्यू होनी चाहिए ऑफ $35,000। अगर ऐसा रहा तो फिर उन्हें कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन मिलेगा हेयर ऑफ 15% फॉर 5 years। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें ये छूट क्यों दे रही है? गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम आपको ये छूट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको अगले 3 साल में एटलीस्ट मिनिमम 4,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके साथ ऐसा नहीं कि आप बस बाहर का सामान इंडिया में ला रहे हो, आपको यहाँ पे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा। दैट विल बी मिनिमम 25% विद इन 3 years एंड 50% विद इन 5 years। उसके साथ बताया गया कि आप जो इम्पोर्ट कर रहे हो उसकी भी मैक्सिमम क्वांटिटी है, इट इज 8,000 यूनिट्स पर ईयर। और अगर आपने वो 1 साल यूज नहीं की तो फिर आप उसका अनयूज पोर्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो क्लियर हो गई ये स्कीम। उसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इंडिया का एक नेशनल गोल भी है जहाँ पे हमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन करना है बाय 2030। उसके बाद और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग और शेल इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रीन स्किल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें वो स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्किल देना चाहते हैं। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्चेस अदिति स्कीम इन विच स्टेट? इसका आंसर बताया गया हरियाणा। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझने से पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। देखिए आपको पता है कि MSME का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए उसे बाकी कंट्रीज के कंपनीज के साथ कॉम्पिटिशन लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे कंपटीशन जीतने के लिए यहाँ पे MSME को क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली उन्हें अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन रखकर उसका कॉस्ट कम रखना पड़ता है। अब देखो रॉ मटेरियल प्राइस तो आप कम कर सकते हो लेकिन आप वो ज्यादा कम नहीं कर सकते, राइट? सो यहाँ पे गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों ना हम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फोकस करें जिससे यहाँ पे उनका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या फिर बाकी कॉस्ट कम हो। सो यहाँ पे उसके रिलेटेड ये नई स्कीम है। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला गया?
देखिए यहाँ बोला गया कि यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अदिति स्कीम लॉन्च की है, जिसका फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। साथ ही ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर लॉन्च की गई है और अब इसका टोटल बजट है 1000 करोड़। अब यहाँ पे इसका एम क्या है? इसका एम है कि यहाँ पे एमएसएमईज दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने को पुश करना। अब हम देखते हैं कि ये अदिति स्कीम क्या है। देखिए अदिति स्कीम को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंट करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। साथ ही बोला गया कि इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 3 साल का होगा, इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक। और यहाँ पे इस स्कीम में क्या किया जाएगा, यहाँ आगे बताया गया कि इस स्कीम में 875 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट के लिए ₹50 करोड़ का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को ₹75 करोड़ अलोकेट किया गया। अब यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट सबवेंशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ बोला गया कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइजेस को 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन होता है कि लोन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका कम होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी की बात कहाँ आई है? सो यहाँ बोला गया कि ये जो सबवेंशन है वो ऐसे लोन पे लगाया जाएगा जो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए लिए गए हो। सो क्लियर हो रहा है आपको? अब हम लास्ट में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। यह बोला गया है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। साथ ही इसके करंट डायरेक्टर जनरल आकाश त्रिपाठी है, उसका इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 2002 अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, The SEBI unveiled VCF settlement scheme 2025 for VCF liquidation. The base settlement amount for a delay of up to 1 year in winding up the scheme is how much? इसका आंसर बताया गया 1 लाख। अब देखो इस करंट अफेयर को समझने से पहले आप थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझो कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं। देखिए ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करते हैं और वो यहाँ पे स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आगे जाके जब बिजनेस ग्रो होते हैं तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ बताया गया कि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उन्हें यहाँ पे सेबी रेगुलेट करता था अंडर द स्पेशल रूल्स दैट इज VCF रेगुलेशन 1996। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 2012 के बाद ये रूल्स चेंज हो गए। अब यहाँ पे 2012 के बाद क्या हुआ? देखिए मई 2012 के बाद सेबी ने डिसाइड किया है कि VCF रूल्स को हम चेंज करेंगे विद AIF रूल्स दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। साथ ही यहाँ पे जो ये नए रूल्स है उसमें सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड्स को एक ही सिस्टम में लाया गया दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी, देन रियल एस्टेट, देन हेज फंड्स, देन वेंचर फंड्स, इन सबको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में लाया गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ये नया सिस्टम है वहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स को नए AIF के रूल्स फॉलो करने होंगे और यहाँ पे जो भी पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया था इन ओल्ड सिस्टम वो उन्हें यहाँ पे धीरे धीरे वाइंड अप करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वाइंड अप का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे तभी के तभी पैसे निकाल लो, लेकिन यहाँ पे जब तक उस फंड की लाइफ थी जो यहाँ पे 8 से 10 साल होती है तब तक वो फंड चलते रहेगा और उसके बाद आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे सोचो कि ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है और यहाँ पे इसने एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया और यह बताया गया कि ये इन्वेस्टेड अमाउंट 8 से 10 साल के लिए रहेगा। इसका मतलब इस फंड की लाइफ रहेगी 8 से 10 साल। अब देखो यहाँ पे 8 से 10 साल होने के बाद भी यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को इस स्टार्टअप से शेयर्स को बेचने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को जो पे बिजनेस से शेयर्स को सेल करना है उस बिजनेस ने उतना ग्रोथ अचीव नहीं किया जो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को एक्सपेक्टेड था। साथ ही यहाँ पे बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को इस बिजनेसेस में कुछ मार्केट कंडीशन ही अच्छे नहीं दिखे हैं, जिससे यहाँ पे इस बिजनेस के शेयर को बाय करने के लिए कोई बायर्स ही नहीं है, राइट। सो इस तरह के अलग अलग रीजन की वजह से VCF यहाँ पे फंड को वाइंड अप नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे सेबी ये नहीं होने देगा, राइट। तो उसके बाद सेबी ने क्या किया? सेबी ने यहाँ पे VCF को पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे VCFs में देखा गया कि वो पेनाल्टी पे करने के लिए रेडी नहीं है और यहाँ पे उन्हें पेनाल्टी पे करना हार्ड होता है। सो यहाँ पे इसलिए सेबी ने एक नया वेंचर कैपिटल सेटलमेंट स्कीम निकाली और यहाँ पे उसी सेटलमेंट स्कीम के बारे में हम इस करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको?
अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बताया गया कि सेबी ने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च किया। साथ ही ये स्कीम उन वेंचर कैपिटल फंड के लिए है जिन्होंने वाइंडिंग अप रूल्स वायलेट किए हैं आफ्टर माइग्रेशन टू एएफ रेगुलेशंस। अब यहाँ पे इसका पहले आप बैकग्राउंड समझ लो। देखिए बैकग्राउंड में ये बताया गया कि सेबी ने मई 2012 में वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस को रिपील करके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए थे, पर यहाँ पे कुछ वेंचर कैपिटल फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को फंड टेन्योर के अंदर लिक्विडेट नहीं कर पाए। देन आगे बताया गया कि अब सेबी ने इन वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को स्कीम्स वाइंड अप करने के लिए जुलाई 19, 2025 तक का टाइम दिया था। साथ ही अगर वो ये नए स्कीम के बेनिफिट नहीं लेते हैं तो फिर यहाँ पे सेबी एनफोर्समेंट एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे ये जो वीसीएफ सेटलमेंट स्कीम है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए कौन कौन से वीसीएफ एलिजिबल है। सो यहाँ बोला गया कि वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 उन वीसीएफ के लिए ओपन है जिनकी एटलीस्ट एक स्कीम का टेन्योर एक्सपायर हो चुका है पर अब तक वाइंड अप नहीं हुई। साथ ही यहाँ पे ये स्कीम सिर्फ उन्हीं वेंचर कैपिटल फंड पर लागू होती है जो ऑलरेडी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एएफ रेगुलेशन में माइग्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब जो अब तक एएफ रूल्स में माइग्रेट नहीं हुए उनके लिए स्कीम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेटलमेंट एप्लीकेशन के बारे में क्या बोला गया। यहाँ बताया गया कि इंटरेस्टेड एंटिटीज को वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम के अंडर सेटलमेंट एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। साथ ही यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ 25,000 का नॉन रिफंडेबल फी देना होगा और यहाँ पे इस फी पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट के टर्म्स क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ बोला गया कि अगर वाइंड अप डिले सिर्फ 1 साल तक का है तो फिर ₹1 लाख का बेस सेटलमेंट अमाउंट लगेगा, लेकिन यहाँ पे हर एडिशनल ईयर के डिले के लिए एक्स्ट्रा ₹50,000 पे करना होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो सोचो कि अगर किसी वीसीएफ को कोई फंड 2020 तक वाइंड अप करना था लेकिन यहाँ पे 2025 तक वो अब तक क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे डिले हुआ है 5 साल का। सो यहाँ पे इस सेटलमेंट के हिसाब से 1 साल के लिए यहाँ पे 1 लाख देना होगा और यहाँ पे बचे हुए 4 साल के लिए हर साल का 50,000 यानी कि 2 लाख देना होगा। इसका मतलब टोटल सेटलमेंट अमाउंट रहेगी 3 लाख। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इतना ही नहीं, आगे यहाँ पे और बताया गया कि अगर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अब तक लिक्विडेट नहीं हुआ है तो स्लैब वाइज सेटलमेंट अमाउंट भी पे करना होगा। ये जो यहाँ पे स्लैब वाइज अमाउंट है वो यहाँ पे 1 लाख से 6 लाख तक का होगा। अब यहाँ पे इसे भी समझ लो। सोचो यहाँ पे 2 फंड है, एक यहाँ पे फंड ए और फंड बी। अब यहाँ पे फंड ए में 5 करोड़ अब तक रह गए हैं वाइंड अप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फंड बी में 100 करोड़ रह गए हैं वाइंड अप करने के लिए। सब इस स्कीम के हिसाब से 5 करोड़ के फंड के लिए 1 लाख का पेनल्टी लगेगा और 100 करोड़ के फंड के लिए 6 लाख तक का पेनल्टी लगेगा। ये हमने बस एक एग्जांपल बताया है, एग्जैक्टली कितने अमाउंट के लिए कितना पेनल्टी लगेगा ये अब तक सेबी ने नहीं बताया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की कंडीशन के बारे में बताया गया। यहाँ बोला गया कि वेंचर कैपिटल फंड को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले एएफ रेगुलेशन में कंप्लीट माइग्रेशन करना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट और सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फिर स्पॉन्सर को ही बेयर करना होगा। इसका मतलब आगे बताया गया कि यहाँ पे ये जो खर्चे है वह पे स्कीम या फिर इन्वेस्टर से रिकवर नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एलिजिबल एंटिटीज जुलाई 19, 2025 से जुलाई 19, 2026 के बीच स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और यहाँ पे सेबी फ्यूचर में सेटलमेंट एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट को चेंज भी कर सकता है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डाटा, इंडिया स्टेट डेफिसिट नैरो शार्पली टू $3.51 billion in June 2025. According to the data, which sector recorded highest export growth? इसका आंसर बताया गया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे ये करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सपोर्ट किस तरह से ग्रो हो रहा है और हमारा ट्रेड किस तरह से ग्रो हो रहा है, साथ ही यहाँ पे उसके साथ कौन कौन से सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या की फाइंडिंग्स है। देखिए यहाँ बोला गया कि जून 2025 में इंडिया का ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट दैट इज मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज सिर्फ यहाँ पे $3.5 बिलियन रहा, लेकिन यहाँ पे पिछले साल दैट इज फ्रॉम जून 2024 में वो था $7.30 बिलियन। इसका मतलब यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट है। उसका हम देखते हैं कि यहाँ पे Q1 फाइनेंशियल 26 के लिए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई। सो यहाँ बोला गया कि Q1 फाइनेंशियल 26 में ओवरऑल एक्सपोर्ट्स दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज 5.94% बढ़े, साथ ही यहाँ पे टोटल इंपोर्ट्स की वैल्यू $210.31 बिलियन तक पहुंच गई।
नेक्स्ट हम यहाँ पे मर्चेंडाइज और यहाँ पे सर्विसेज की बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू USD 112.17 बिलियन था, जिसमें 1.92% ग्रोथ देखा गया। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज देखो कि सर्विसेज में 98.13 बिलियन तक पहुंच गया, जहाँ पे हमने 11% ग्रोथ दिखाई। तो यहाँ पे हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा गया। उसके बाद आता है मरीन प्रोडक्ट्स, देन यहाँ पे टोबैको और उसके बाद टी एक्सपोर्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज इंपोर्ट ग्रोथ कहाँ देखा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सल्फर और अनरोस्टेड आयरन पायराइड्स। उसके बाद यहाँ पे सिल्वर इंपोर्ट्स, देन यहाँ पे केमिकल मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे रॉ और वेस्ट कॉटन इंपोर्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन से थे फॉर ईयर Q1 फाइनेंशियल 26। सब बोला गया कि इसमें था USA, देन चाइना। उसके बाद आगे बताया गया कि आता है केन्या, देन यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम देखते हैं टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज। तो इसमें यहाँ पे चाइना फर्स्ट आता है, उसके बाद सेकंड UAE, देन आगे बोला गया कि इसमें आता है आयरलैंड, उसके बाद USA एंड देन हांगकांग। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया The Union Minister of State George Kurian launched the Skill Training and Women Entrepreneurship Development Project at IIT Kottayam under the PM Vikas Scheme. This scheme was launched in which year? इसका आंसर बताया गया 2022। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को समझने से पहले आप पहले समझो कि यहाँ PM विकास स्कीम क्या थी। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यह है PM विकास स्कीम। और इसमें हम कर रहे थे द स्किल डेवलपमेंट, द लीडरशिप ट्रेनिंग एंड द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग टू द माइनॉरिटीज एंड आर्टिसन कम्युनिटीज। सो ये तो हम दे रहे थे। सो देखो इसके पहले ऐसे ही कुछ स्कीम थे और उसे कंसोलिडेट करके ये यहाँ पे नई स्कीम निकाली गई। क्या बोला गया कि PM विकास ने 5 एग्जिस्टिंग स्कीम को कंसोलिडेट किया। उसमें आते हैं उस्ताद, दैट इज अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट और क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। साथ ही यहाँ पे नई स्कीम है सीखो और कमाओ। उसके बाद और एक स्कीम है डेट इज हमारी धरोहर, देन और एक स्कीम है डेट इज नई रोशनी, और यहाँ पे और एक है डेट इज नई मंजिल। सो यहाँ पे इन सारे स्कीम को कंसल्ट करके यहाँ पे नई स्कीम निकाली गई, डेट इज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इसके अंदर और एक यहाँ पे ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूट निकाला गया, तो उसके बारे में करंट अफेयर है। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला गया, इसमें बताया गया कि यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जॉर्ज कुरियन, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उन्होंने एक नया ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया। साथ ही यहाँ पे ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, दैट इज PM विकास स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया। और लॉन्च इवेंट केरला के कोट्टयम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंपस में हुआ। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेनिंग के डिटेल्स क्या है। सो यहाँ बोला गया कि इस इनिशिएटिव के अंडर 150 यूथ को इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ ताकि उन्हें नए टेक्नोलॉजी स्किल्स मिल सके। साथ ही यहाँ पे 300 वीमेन को लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। और यहाँ पे इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का खर्चा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उठाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट PM विकास को शॉर्ट में बताता हूँ। देखो PM विकास स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी। साथ ही ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू चलाई जा रही है। और इस स्कीम का मेन गोल है माइनॉरिटी कम्युनिटीज का होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनका सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। और वो हम कैसे करेंगे? बाय स्किलिंग देम। क्लियर हो गया? इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसका आंसर बताया गया मुंबई। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बताया गया कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस इनॉग्रेट किया। साथ ही ये इनॉग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर हुआ। और यहाँ बोला गया कि इसके लिए कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रहा है। यह बताया गया कि अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IICT के डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ एलोकेट किए हैं। साथ ही यहाँ पे IICT कैंपस में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या फीचर्स है, यह बोला गया कि ये कैंपस इंडस्ट्री रेलेवेंट लर्निंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। साथ ही यहाँ पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और एक्सटेंडेड रियलिटी की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, स्विट्जरलैंड कंप्लीट्स रैटिफिकेशन ऑफ इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट EFTA हैज हाउ मेनी कंट्रीज? इसका आंसर बताया गया 4 कंट्रीज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे बताया गया कि स्विट्जरलैंड ने इंडिया के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ऑफिशियली रेटिफाई कर दिया। साथ ही ये एग्रीमेंट इंडिया और EFTA के बीच है और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन।
नेक्स्ट यहाँ पे इस ग्रुप में 4 कंट्रीज है, दैट इज आइसलैंड, देन यहाँ पे लिechtenstein, उसके बाद यहाँ पे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट में क्या बोला गया, यहाँ बताया गया कि यहाँ पे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर EFTA अगले 15 साल में इंडिया में USD 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। अब यहाँ पे लास्ट में हम स्विट्जरलैंड के रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट देखते हैं। यहाँ बोला गया कि स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट का नाम है द करिंग केलरसुटर, उसका इसका कैपिटल है बर्न और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। साथ ही यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात करें तो रिसेंटली स्विट्जरलैंड न्यूज में था, यहाँ क्योंकि नोवार्टिस जो है यहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरर, उसे अप्रूवल मिला है फ्रॉम द Swissmedic जो है स्विट्जरलैंड की मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेटर। और यहाँ पे अप्रूवल किस चीज के मिला है, क्योंकि पे नोवार्टिस ने उनका एक नया मलेरिया ड्रग निकाला है, इट इज कोआल्टेम बेबी, जिसे और एक नाम दिया गया है, इट इज रियामेड बेबी। साथ ही यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि रिसेंटली इंडिया जो यहाँ पे लार्ज स्केल में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, फिर भी अभी भी वो ग्लोबली सेकंड नंबर पे है क्योंकि फर्स्ट है स्विट्जरलैंड। उसके बाद यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में हैं। अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड की बात आई गई है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका हेडक्वार्टर है इन कोलोग्नी स्विट्जरलैंड। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। देन यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर है इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। सो क्लियर हो गया, इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, एज पर SBI रिसर्च रिपोर्ट वी स्टेट टॉप 10 एक्टिव GST टैक्स पेयर्स। इसका आंसर बताया गया उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बताया गया कि यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च ने GST के 8 साल पूरे होने पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की है। और यहाँ पे इस रिपोर्ट में GST टैक्स पेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू ट्रेंड्स और यहाँ पे जेंडर बेस्ड पार्टिसिपेशन के बारे में डिटेल दिया गया। अब यहाँ पे हम इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस रिपोर्ट में बताया अबाउट द एक्टिव GST टैक्स पेयर्स। यह बोला गया कि इंडिया के टोटल एक्टिव GST टैक्स पेयर्स का लगभग 50% सिर्फ 5 स्टेट से आता है, दैट इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और यहाँ पे कर्नाटका। साथ ही यहाँ पे इसमें फर्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद इसमें सेकंड आता है महाराष्ट्र, देन आगे बोला गया कि थर्ड आता है गुजरात, उसके बाद फोर्थ आता है तमिलनाडु और यहाँ पे फिफ्थ आता है कर्नाटका। नेक्स्ट हमें बताया अबाउट द रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। यह बोला गया कि जो ये टॉप 5 स्टेट्स है उनका मिलाकर इंडिया के ग्रॉस GST रेवेन्यू का 41% कॉन्ट्रीब्यूट होता है। साथ ही अब तक 6 स्टेट्स ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस GST कलेक्शन अचीव कर लिया। आगे हम देखते हैं कि GST कलेक्शन का ग्रोथ कैसे हो रहा है। देखिए, यहाँ बोला गया कि पिछले 5 सालों में ग्रॉस GST कलेक्शन डबल हो गया। जब बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 21 में वो था 11.4 लाख करोड़ और अब फाइनेंशियल 25 में वो हो गया है 22.1 लाख करोड़। इसका मतलब अभी एवरेज मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन लगभग 2 लाख करोड़ तक हो गया है। साथ ही यहाँ पे GST की बात करें तो रिसेंटली उसके बारे में फैक्ट है कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे था ऑन जुलाई 1 और उसका थीम था GST सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस संत कबीर अवार्ड, दिस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। इसका आंसर बताया गया हैंडलूम। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने 2024 के संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स के विनर्स अनाउंस किए। अब यहाँ पे ये अवार्ड्स किन्हें दिए जाते हैं, देखिए ये अवार्ड्स हैंडलूम सेक्टर में एक्सीलेंट काम करने वाले वीवर्स, डिजाइनर्स, उसके बाद यहाँ पे मार्केटर्स, स्टार्टअप्स और यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनीज को दिए जाते हैं। दिन यहाँ पे आगे बताया गया कि यहाँ पे टोटल 24 लोगों या फिर इंस्टीट्यूशंस को 2024 के अवार्ड्स दिए गए। साथ ही यहाँ पे इनमें से 5 लोगों को संत कबीर हैंडलूम अवार्ड मिलेगा और यहाँ पे बाकी 19 इंडिविजुअल्स या एंटिटीज को नेशनल हैंडलूम अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पे हैंडलूम सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी स्कीम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके रिलेटेड एक स्कीम है, दैट इज हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, जहाँ पे हैंडलूम वीवर्स को लाइफ, एक्सीडेंटल या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज मिलता है और वो उन्हें मिलता है अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और यहाँ पे कन्वर्ज्ड महात्मा गांधी बंकर बीमा योजना। उसके बाद यहाँ पे और एक स्कीम है उनके बारे में, दैट इज वीवर मुद्रा स्कीम, जहाँ पे उन्हें लोन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% में मिलता है। साथ ही ये जो मुद्रा पोर्टल बना गया
वो यहाँ पे डेवलप किया गया इन द एसोसिएशन विद द पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद यहाँ पे उनके बारे में और स्कीम है, दैट इज हाथ कारघा संवर्धन सहायता। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे वीवर्स को लूम्स या फिर एसेसरीज परचेस करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, और जहाँ पे गवर्नमेंट कवर करती है 90% ऑफ कॉस्ट और व्यूअर कंट्रीब्यूट करता है रिमेनिंग 10%। उसके बाद यहाँ पे और स्कीम है, दैट इज यार्न सप्लाई स्कीम, जो पे व्यूअर की एक रॉ मटेरियल होती है। सो बोला गया कि इस स्कीम के अंदर व्यूअर्स को यहाँ पे यार्न मिल गेट प्राइस में मिलती है। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। नेक्स्ट पे क्वेश्चन बताया गया, हु अस्यूम चार्ज एज मिशन डायरेक्टर ऑफ द एम, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। इसका आंसर बताया गया दीपक बगला। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए दीपक बगला जो पहले इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ और एमडी थे, वो अब अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर बन गए हैं, और पे उन्होंने ये पोस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के अंडर ज्वाइन की। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, अटल इनोवेशन मिशन है क्या? देखिए यहाँ बोला गया कि अटल इनोवेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। अब यहाँ पे इसका एम क्या है? इसका एम है कि यहाँ पे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को प्रमोट करना। सो ये यहाँ पे लॉन्च कब हुआ था? सो बोला गया कि अटल इनोवेशन मिशन 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के अम्ब्रेला के अंडर लॉन्च किया गया। अब हम आगे देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। सो देखो इसमें सबसे पहले है अटल टिंकरिंग लैब्स। यहाँ पे स्कूल्स में स्टूडेंट्स के क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। उसके बाद है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, यहाँ पे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स, यहाँ पे उन एरियाज में बनाए जाते हैं जो अब तक अंडर सर्व्ड या फिर अनसर्व्ड रहे हैं। उसके बाद आता है अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक इनोवेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद है मेंटर इंडिया कैंपेन, ये एक तरह का वॉलंटियर नेटवर्क है जो पे अटल इनोवेशन मिशन के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। अब देखो यहाँ पे पहले अटल इनोवेशन तो 2024 तक की था, लेकिन यूनियन कैबिनेट ने एम को कंटिन्यू करके यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन 2.0 निकाला, और यहाँ पे इसके लिए बजट भी रखा गया, इट इज 2750 करोड़। और ये स्कीम कब तक रहेगी? ये रहेगी 31 मार्च 2028 तक। नेक्स्ट यहाँ पे हम नीति आयोग की बात करते हैं, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए यहाँ पे नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक है। साथ ही ये 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया। देन आगे बोला गया कि नीति आयोग डेवलपमेंट और पॉलिसी मैटर्स पर गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देता है। उसके बाद इसके सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, देन उसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, क्रेडेक्स एंड विच बैंक पार्टनर टू एनहांस MSME डिजिटल ट्रेड फाइनेंस वाई DTX। इसका आंसर बताया गया कैनरा बैंक। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, ये समझने के लिए आप पहले ट्रेड समझो। देखिए यहाँ पे ट्रेड्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या होता है। सो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो इन्वॉइसेस है वहाँ पे डिस्काउंट करता है। अब यहाँ पे वो कैसे करता है, उसके लिए डायग्राम बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करेगा। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो सप्लायर यानी कि ये रेटेड MSME है, उसके बाद है बायर जो एक बड़े कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट भी हो सकता है। सो देखो सप्लायर मतलब यहाँ पे रेटेड MSME ने बायर को कुछ चीज़ें बेची है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड प्लेटफॉर्म में क्या प्रोसेस होती है वो यहाँ बताया गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर दैट इज MSME इनवॉइसेस इशू करती है, यानी कि बायर्स ने मुझे इतने इतने पैसे देने हैं। उसके बाद ये ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या करता है कि ये बायर को इनवॉइसेस दिखाता है और उसे कंफर्म करता है कि क्या यहाँ पे बायर ने सप्लायर से इतने गुड्स लिए थे और क्या उसे पेमेंट देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 होता है कि पे बायर अप्रूवल देता है कि यहाँ पे सप्लायर ने जो इनवॉइसेस दिए हैं वो सही है। अब देखो यहाँ पे सप्लायर को जो यहाँ पे बायर से पैसा मिलना होता है वो यहाँ पे गुड्स देने के बाद ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स देने के बाद ही मिल गया तो यहाँ पे ट्रेड प्लेटफॉर्म का कोई यूज ही नहीं है। जब भी यहाँ पे सप्लायर कोई चीज़ बायर को बेचता है तो उसका पैसा उसे 3 महीने या फिर उसके ज़्यादा समय के बाद ही मिलता है। इसके लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेटफॉर्म निकाला गया जिससे यहाँ पे बायर जल्दी से जल्दी उन इनवॉइसेस को मनी में कन्वर्ट करे। सो देखो इसके लिए वो यहाँ पे 3rd स्टेप करता है, दैट इज अप्लाई फॉर इनवॉइस फाइनेंसिंग, यानी कि वो ट्रेड प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पे उसके इनवॉइस पे उसे लोन मिले। सो यहाँ पे उसके लिए ट्रेड प्लेटफॉर्म में कुछ लेंडर्स भी होते हैं, दैट इज बैंक। सो यहाँ पे बैंक देखते हैं कि यहाँ पे कौन से MSME को लोन चाहिए
और फिर उसका बैकग्राउंड चेक करके वो यहाँ पे फाइनेंसिंग अप्रूव करते हैं। सो देखो यहाँ पे एक बार फाइनेंसिंग अप्रूव हो गई तो फिर ट्रेड प्लेटफॉर्म सप्लायर को पैसा दे देता है और यहाँ पे जब भी उसका पेमेंट ड्यू होता है फ्रॉम बायर तो यहाँ पे बायर से वो पैसा ले लेता है। इससे यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि भाई एमएसएमई जिसे यहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे तभी के तभी पैसा उसे ट्रेड प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज़ आपको इस करंट अफेयर में मिलेगा। देखो यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि क्रेडेक्स जो कि भारत का लीडिंग सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है उसने कैनरा बैंक के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए यहाँ पे इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव है कि भाई डिजिटल ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना। साथ ही ये कोलैबोरेशन क्रेडेक्स के आरबीआई लाइसेंस ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा जिसका नाम है डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। सो यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज ये एक तरह का ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो बताया गया कि DTX दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज ये एक डिजिटल फर्स्ट ट्रेड प्लेटफॉर्म है जो कि आरबीआई से अप्रूव है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म का डिजाइन ऐसा है कि यहाँ पे ये पूरा ट्रेड फाइनेंस प्रोसेस डिजिटल तरीके से हैंडल करता है और यहाँ पे इससे सप्लायर्स को तुरंत वर्किंग कैपिटल तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब यहाँ पे एमएसएमई को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कैनरा बैंक की बात करें तो रिसेंटली कैनरा बैंक न्यूज में था। कैनरा बैंक ने सारे सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का रूल रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, इंडिया एंड यूके साइन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट to boost bilateral trade and investment. The tariffs on Scotch whisky exported from India will be reduced from 150% to 75% immediately and further down to how much percentage over the next 10 years? इसका आंसर बताया गया further down to 40%. अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया ये समझो, क्योंकि यहाँ पे यूके और इंडिया के बीच में ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। सो देखो यहाँ बोला गया कि इंडिया और यूके ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट का गोल क्या है? इस एग्रीमेंट का गोल है कि यहाँ पे दोनों देशों के बीच यहाँ ट्रेड को $56 बिलियन से बढ़ाकर 2030 तक $112 बिलियन तक ले जाना है, यानी कि ऑब्वियसली डबल करना है। और यह बोला गया कि इस एग्रीमेंट में टोटल 26 चैप्टर्स है जो यहाँ पे गुड्स, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जैसे टॉपिक कवर करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस एग्रीमेंट में कुछ कमिटमेंट इंडिया ने किए हैं और कुछ कमिटमेंट यूके ने किए हैं। सब पे क्या क्या कमिटमेंट्स है वो देखो सबसे पहले इंडियन कमिटमेंट को देखते हैं। यहाँ बोला गया कि इंडिया ने कमिटमेंट दिया है कि वो 99% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटीज हटा देगा जो लगभग पूरे बायलैटरल ट्रेड को कवर करेगा। साथ ही यहाँ पे यूके के 99 एक्सपोर्ट जैसे कि यहाँ पे विस्की, ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल डिवाइसेस को इंडिया में 0 ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। और ये भी बताया गया कि स्कॉच विस्की पर ड्यूटी 150% से तुरंत कम करके 75% की जाएगी और यहाँ पे अगले 10 सालों में इसे 40% तक कम किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि यूके ने क्या कमिटमेंट दिखाई। यहाँ बोला गया कि यूके भी अपने 90% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी रिड्यूस करेगा। साथ ही इसमें से 85% टैरिफ लाइंस को 10 साल के अंदर 0 ड्यूटी स्टेटस मिल जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे इंडिया के टेक्सटाइल्स, जेम्स, फार्मास्यूटिकल्स और यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सर्विसेज। आपको पता है कि इंडिया का सर्विसेज स्ट्रॉन्ग है, सो इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट पर इंडिया के साथ सर्विसेज पे एग्रीमेंट नहीं होता था और यहाँ पे वहीं पे इंडिया का बहुत बड़ा लॉस होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ बोला गया कि यूके ने पहली बार किसी ट्रेड एग्रीमेंट में सर्विसेज कमिटमेंट दिया। इससे क्या होगा? इससे ऑब्वियसली बात है कि इंडिया को आईटी, फाइनेंस, एजुकेशन और टेलीकॉम सेक्टर्स में यूके मार्केट का एक्सेस मिलेगा। उसके बाद ये भी बताया गया कि अब इंडिया से जो यूके में जाके जॉब्स करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा बताया गया। यह बताया गया कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत इंडियन प्रोफेशनल्स को 3 साल तक यूके सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से छूट मिलेगी। इससे यहाँ पे यूके में काम करने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स की टेक होम सैलरी बढ़ेगी। नेक्स्ट अब यूके हर साल 1800 वीजा इंडियन शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स और यहाँ पे म्यूजिशियंस को कल्चरल और प्रोफेशनल एक्सचेंज के लिए देगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों कंट्रीज ने इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन की बात की है। यह बोला गया है कि दोनों देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्ट करेंगे।
साथ ही यहाँ पे स्कॉच विस्की और यहाँ पे बासमती राइस जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स को म्यूचुअल रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लियर हो गया। साथ ही यहाँ पे यूके की बात करें तो रिसेंटली एक न्यूज थी कि यहाँ पे ब्लायसी मेट्रिवेली बनी है फर्स्ट एवर फीमेल चीफ ऑफ द MI6 जो है यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। क्लियर हो गया। इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया RBI issues revised rules for agriculture small business loans against gold silver. For loans up to rupees 2.5 lakhs, the loan to value ratio is capped at how much percentage? इसका आंसर बताया गया 85%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर को अच्छे समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, जब भी बैंक आपको लोन देता है तो वो आपसे उस लोन के अगेंस्ट कुछ कोलैटरल मांगता है। अब यहाँ पे जो कोलैटरल होता है वो यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे कोलैटरल में ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो बैंक के लिए वैल्यूबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट FD, देन यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट RD, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर यहाँ पे लैंड, साथ ही यहाँ पे होम भी कोलैटरल रख सकते हैं, राइट। उसके साथ आप समझो कि यहाँ पे होम लोन जब आप लेते हैं तभी भी जब तक आप लोन फुल्ली रिपे नहीं करते यहाँ तब तक वो घर बैंक के पास गिरवी ही रहता है, यानी कि वो यहाँ पे बैंक के पास एज ए कोलैटरल ही रहता है। लेकिन आप यहाँ पे इससे ये भी समझो कि यहाँ पे होम लोन के इंटरेस्ट रेट इतने कम इसलिए है या क्योंकि होम लोन में होम ही कोलैटरल रहता है जो यहाँ पे बैंक को पता है कि यहाँ पे घर यहाँ पे कहीं उठ के नहीं जाएगा, वो यहाँ पे वही का वही रहेगा। इसलिए यहाँ पे जब भी उन्हें यहाँ पे लोन वसूल करना है तो वो यहाँ पे घर बेच के कभी भी वसूल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे होम लोन में इंटरेस्ट रेट कम रहता है, राइट। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे फार्मर्स और MSMEs जब यहाँ पे लोन लेते हैं तो यहाँ पे लोअर अमाउंट के लिए उन्हें भी कोलैटरल देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पता है कि जो तरुण है उसके लिए यहाँ पे 20 लाख तक का लोन लेने के लिए कोई भी कोलैटरल नहीं लगता। उसके साथ यहाँ पे फार्मर्स को RBI के रेगुलेशन के हिसाब से 2 लाख के लोन के लिए कोई भी कोलैटरल देने की जरूरत नहीं, राइट। लेकिन सोचो कि अगर फार्मर्स या फिर MSMEs को वॉलंटरीली यानी कि खुद से बैंक को कोलैटरल देना है तो फिर क्या ये अलाउड रहेगा? अब देखो यहाँ तो बोला है कि यहाँ पे कोलैटरल देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे फार्मर्स या फिर MSMEs खुद से कोलैटरल देना चाहते हैं तो यहाँ पे RBI ये बोल रहा है कि ये अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई रूल के अगेंस्ट नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे फार्मर्स या फिर MSME को खुद से देना है तो वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे कोलैटरल देने की कोई जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे फार्मर्स और MSME खुद से कोलैटरल क्यों दे रहे हैं? सो देखो इससे कुछ बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल बोरोअर्स को यहाँ पे लोन इजिली मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे फार्मर्स या फिर MSME के पास कोई भी पहले की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब उनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है। सो अगर उनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर यहाँ पे कोलैटरल दे के लोन जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। उसके साथ जो लोन उन्हें मिल रहा है उसका इंटरेस्ट रेट भी उन्हें कम लग सकता है। तो यहाँ पे इन चीजों के लिए फार्मर्स या फिर MSMEs कोलैटरल दे सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे इस करंट अफेयर में बोला है कि आप गोल्ड या सिल्वर एज ए कोलैटरल दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसके लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो। इसका मतलब ये है कि भाई जितने का आप गोल्ड या फिर सिल्वर एज ए कोलैटरल रख रहे हो उतना पूरा आपको लोन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक के पास 10 लाख का कोलैटरल दे रहे हो एज गोल्ड एंड सिल्वर तो फिर आपको यहाँ पे 90% ही लोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर 9 लाख। सो इसके बेसिस पे लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया है 90%। सो क्लियर हो गया आपको पूरा कंसेप्ट। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बताया गया ये आप समझो। देखिए यहाँ बोला गया कि RBI ने वॉलंटरी प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नए गाइडलाइंस इशू किए हैं और वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और MSME लोन्स के लिए है। साथ ही ये जो रूल्स है वो यहाँ पे लागू होंगे फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, देन यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, देन ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वॉलंटरी प्लेज की पॉलिसी क्या है। देखिए यहाँ बोला गया कि बोरोवर्स अब अपनी मर्जी से गोल्ड या सिल्वर को कोलैटरल के रूप में प्लेज कर सकते हैं। साथ ही ये जो वॉलंटरी प्लेज है मतलब कि जो मैंडेटरी नहीं है, इसलिए ये कोलैटरल फ्री लोन रूल्स का वॉयलेशन नहीं करता। साथ ही आगे बोला गया कि यहाँ पे ये प्रोसेस बोरोवर फ्रेंडली बनाने के लिए ऑप्ट इन का भी ऑप्शन दिया गया, लेकिन यहाँ पे MSMEs के कोलैटरल फ्री लोन रूल्स रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स पर अप्लाई नहीं होते। अब हम आगे देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए यहाँ पे इसका एम है कि यहाँ पे रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, यानी कि यहाँ पे रूरल एरिया के लोग भी ज्यादा लोन ले सके। साथ ही यहाँ पे गोल्ड सिल्वर जो बैक लोन्स है वो यहाँ पे जल्दी डिस्पर होते हैं, जिससे लोग इनफॉर्मल मनी लेंडर्स पर डिपेंड करना कम करते हैं।
उसके बाद बोला गया कि ये उन बोरोवर्स के लिए है जिनके पास फॉर्मल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है लेकिन उनके पास फिजिकल गोल्ड या फिर सिल्वर अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पे ये इनके लिए है जिनके पास अच्छा सिविल स्कोर नहीं है या फिर उन्होंने कभी पहले लोन ही नहीं लिया। अब देखो यहाँ पे फार्मर्स और यहाँ पे एमएसएमई को कितना कोलैटरल फ्री लोन लिमिट है। देखिए यहाँ बोला गया कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और यहाँ पे पीएमएजीपी के लिए यहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन लिमिट ₹10 लाख थी, लेकिन अभी तरुण का अपडेट कर दिया है फॉर ईयर ₹20 लाख। साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के लिए कोलैटरल फ्री लोन लिमिट दिसंबर 2024 में रिवाइज होकर ₹2 लाख हो गई है, जो कि पहले 1.6 लाख थी। सो आपको यहाँ पे कोलैटरल फ्री लिमिट भी समझ गया। अब यहाँ पे लास्ट में समझो कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के लिए लोन देने के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा। सो देखो आरबीआई ने ऑलरेडी गोल्ड या फिर सिल्वर बैक लोन्स के लिए यहाँ पे लोन टू वैल्यू कैप्स इंट्रोड्यूस किए हैं। यहाँ बताया गया है कि 2.5 लाख तक के लोन्स के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो यहाँ पे 85% रहेगा। उसके बाद आगे बताया गया कि भाई 2.5 लाख से 5 लाख के लोन्स के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो 80% रहेगा और अब 5 लाख से ऊपर के लोन के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो 75% रहेगा। सो यहाँ पे याद रखें कि ये लोन टू वैल्यू रेशियो बस यहाँ पे ऐसे लोन्स के लिए है जो रहेंगे अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। उसके साथ ये बताया गया कि स्मॉल टिकट लोन्स में अप्राइजल की जरूरत नहीं होती, इससे लोन लेना और इजी बन जाता है। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर्म में। सो ये था हमारा जुलाई मंथ का आरबीआई नाउ सीरीज। आई होप इससे आपको जुलाई मंथ के आरबीआई के रिलेटेड करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। उसके साथ आपको पीएफआरडीए और सीडबी एग्जाम के लिए भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब यहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? देखिए हमारे अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको सब्सक्राइब बाजू में एग्जाम बटन देगा। उस जॉब बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एसेट ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।